राहुल सो रहा था, लेकिन उसका गाना इंटरनेट पर धूम मचा रहा था। अभय एक तरह से टीवीलॉजी का बादशाह था। वो तब से टीवीलॉजी का इस्तेमाल कर रहा था जब से वो शुरू हुआ था। इसीलिए उसके सब्सक्राइबर्स की संख्या बहुत ज्यादा थी और वो जो भी कुछ अपलोड करता था उसे डालते ही व्यूज बहुत तेजी से आने लगते थे। आज उसने राहुल का गाना अपलोड कर दिया तो वो भी वैसे ही जोर पकड़ रहा है जैसे उसके बाकी वीडियोस। वैसे एक तरह से कहा जा सकता है कि ये गाना और भी तेजी से फैल रहा है, क्योंकि आज तक अभय के किसी भी वीडियो पर इतनी जल्दी व्यूज और कमेंट्स नहीं आए थे जितनी जल्दी इस वीडियो पर आ रहे थे। टाइटल भी अभय ने बहुत अच्छा डाला था, मुलाकात रेस्टोरेंट में एक आर्टिस्ट से मुलाकात। वीडियो डालते ही कमेंट्स की झड़ी लग गई। ये गाना मैंने लूप पर लगा लिया है, +1 मैंने भी यही किया है, अरे डाउनलोड करो यार, ये इतना शानदार है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभय ने ये पोस्ट कब डाला और क्या पोस्ट किया। टीवीलॉजी के इन सब्सक्राइबर्स, जो कि रात को जागने वाले उल्लुओं के समान हैं, जिज्ञासा के साथ उस वीडियो पर क्लिक किया और उसका आनंद लेने लगे। वास्तव में इस समय टीवीलॉजी का यूजर ट्रैफिक काफी कम है, फिर भी इस पोस्ट ने धूम मचाना शुरू कर दी। टीवीलॉजी का संसार भी यूट्यूब की तरह ही है। कितने लाइक, कितने सब्सक्राइबर्स, कितने हिट, इन सब पर ही सब कुछ निर्भर करता है। यदि आप चाहते हैं कि कोई पोस्ट लंबे समय तक ट्रेंडिंग रहे तो आप इसकी पब्लिसिटी करने के लिए केवल ट्रोल्स को किराए पर ले सकते हैं। लेकिन ये पोस्ट तो अपने आप ही धूम मचाने लगी। सुबह लगभग 6 बजे ये पोस्ट अचानक से लोकप्रिय हो गई और लोगों के कमेंट्स ने आग लगा दी। मैंने ये गाना पहले नहीं सुना है, ये वास्तव में बहुत अच्छा है। अरे ये महान गायक कौन है? अरे ये लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है? इसे तो फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए, इतनी अच्छी आवाज वास्तव में व्यर्थ है। हालांकि सुबह 5:30 बजे इस पोस्ट पर हिट की संख्या सिर्फ 200 थी और कमेंट्स की संख्या थी लगभग 70। इस पोस्ट को सर्च करने के लिए भी आपको अभी 2 पेज आगे जाना पड़ता था, मतलब गाना अभी तक ट्रेंड नहीं कर रहा था और टीवीलॉजी के फर्स्ट पेज पर नहीं आया था। लेकिन केवल आधे घंटे के बाद इस पोस्ट को सीधे होम पेज पर धकेल दिया गया। क्लिक की संख्या 3000 पर पहुंच गई और कमेंट्स की संख्या 500 से ज्यादा हो गई। आप धोखेबाज हैं, आपको धोखा दिया गया है, ये स्पष्ट रूप से एक पब्लिसिटी है। अरे नहीं यार, ये गाना सुनो, ये इतना अच्छा ही है कि बिल्कुल ट्रेंड कर सकता है। ये कोई पब्लिसिटी से इतना ऊपर नहीं आया है। चूंकि कुछ लोग इस पोस्ट की सराहना कर रहे हैं और इसे पसंद कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से ऐसे लोग भी हैं जो इसके विपरीत धुन गा रहे हैं, ये सोचकर कि कोई जानबूझकर इसे हाइप कर रहा है। दरअसल टीवीलॉजी का ट्रैफिक वास्तव में बहुत बड़ा है। इसे टेराग्राम में सबसे लोकप्रिय फॉर्म कहा जा सकता है। इसीलिए अक्सर कुछ मार्केटिंग और पुशर्स होते हैं जो फेक तरीके से चीजों का प्रचार करके ट्रेंड करवाते हैं और टीवीलॉजी के डेवलपर्स को परेशान करते हैं। इसलिए कुछ पोस्ट जो ट्रेंडिंग हुई उन्हें मार्केटिंग और पब्लिसिटी द्वारा जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। अभी ये टीवीलॉजी की दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है कि इस पर ट्रेंड करने वाली चीजों को सबसे पहले उपेक्षा की नजर से ही देखा जाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे वीडियोस भी इस पर ट्रेंड हुए थे जो एकदम निचले दर्जे के थे। हालांकि अभय की इस पोस्ट पर प्रचार के बारे में बात करने वाले लोग जल्दी ही चुप हो गए, क्योंकि उन्होंने पाया कि टीवीलॉजी पर वेरीफाइड क्रिएटर्स एंड वेरीफाइड अकाउंट्स ने भी इस वीडियो पर कमेंट, हिट और लाइक किए हैं। टीवीलॉजी पर वेरीफाइड अकाउंट्स वालों की बहुत अहमियत है। इन्होंने अभी तक अपने आप को ईमानदार बना रखा है। ये लोग सच्चे वीडियोस पर ही रिएक्ट करते हैं। ये गाना मुझे मेरी गर्लफ्रेंड की याद दिलाता है और ये लड़का वास्तव में बहुत अच्छा गाता है। सरल गीत, साफ धुन और भावनात्मक आवाज, ये एक अच्छा लड़का है। ट्रोलर चुप रहो और पहले देखो कि कौन पोस्ट कर रहा है, उसके बाद कुछ बोलो। दरअसल टीवीलॉजी पर अलग अलग तरह के अपलोडर्स होते हैं। इसमें अलग अलग लेवल पर अलग अलग अपलोडर्स को अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है, जैसे ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, येलो और सबसे ऊपर व्हाइट, जो कि वेरीफाइड अकाउंट्स हैं। आमतौर पर ग्रीन सदस्य पहले से ही अलग अलग जगह में प्रभावशाली व्यक्ति हैं और येलो सदस्य और भी दुर्लभ हैं। और जहां तक बात है व्हाइट मेंबर्स की, तो वो मास्टर हैं। पूरे टीवीलॉजी फोरम को एक हाथ की 5 उंगलियों पर गिना जा सकता है। इन्हें यहाँ 5 ब्रदर ग्रुप भी कहा जाता है। व्हाइट ग्रुप इन सब में सबसे बड़े हैं और इन्हें हर कोई बहुत गंभीरता से लेता है। वो चाहे जो भी करें, जैसे संगीत समीक्षा, फिल्म समीक्षा, फोटोग्राफी, उनकी बात हर कोई मानता है। जैसे ही इन सब मेंबर्स ने अभय की वीडियोस पर कमेंट करना शुरू किया, तो सारे बुराई करने वाले एक एक करके गायब होने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने किए हुए पुराने कमेंट्स को भी हटा दिया। जैसे एक व्हाइट मेंबर ने कमेंट किया, देखो सब कैसे भागे हैं। हाँ भाई, अब तो इस वीडियो को देखना ही पड़ेगा। क्या ये वीडियो व्हाइट मेंबर्स ने भी देखा है? टीवीलॉजी फोरम के शीर्ष पर एक मोबाइल नोटिफिकेशन अचानक दिखाई दिया। नोटिफिकेशन पर लिखा हुआ था, एक गाना जो आपको किसी की याद दिला दे।
अभी क्लिक कीजिए और सुनिए। टीवीलॉजी के नोटिफिकेशंस को चालू रखने वाले सभी सब्सक्राइबर्स हैरान थे और उन्होंने जिज्ञासा के साथ क्लिक किया, क्योंकि किसी भी वीडियो का इस तरह का नोटिफिकेशन लंबे समय से नहीं आया था। तो इस पोस्ट को बहुत से लोगों ने नोटिफिकेशन की वजह से देखा और फिर आगे और अलग अलग जगह पर भी शेयर किया, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप और पेंगुइन म्यूजिक। इस वजह से ये लोकप्रिय हो गया और इंटरनेट पर पूरे तरीके से छा गया। राधोपुर यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स पुणे के बॉयज हॉस्टल की 6ठी मंजिल का रूम नंबर 603, जहां पर सचिन अपनी हमेशा की आदत की तरह रात में पानी पीने के लिए उठता है। वैसे भी आजकल जब भी किसी की रात में नींद खुलती है तो वो अपना फोन जरूर देखता है। सचिन ने भी यही किया। वो उठते ही टाइम देखने के लिए फोन देखने लगा, लेकिन तभी उसे उस पर टीवीलॉजी का एक नोटिफिकेशन मिला। ये नोटिफिकेशन देखकर उसने मन ही मन सोचा, अरे सालों बाद टीवीलॉजी का नोटिफिकेशन। वो उस पर क्लिक करने ही वाला होता है कि अचानक से रुक जाता है। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, तो इसे चेक नहीं करेगा, वरना हमेशा की तरह तू सोने की जगह रात भर मोबाइल देखता रहेगा। नहीं, तू ये चेक नहीं करेगा, तू चुपचाप पानी पिएगा और सो जाएगा अच्छे बच्चे की तरह। वो अपने मोबाइल को वापस नीचे रख देता है और उसे बिस्तर पर ही छोड़कर पानी पीने के लिए उठता है और टेबल के पास जाकर बॉटल उठाता है और पानी पीने लगता है। लेकिन सच तो ये है कि उसके दिमाग में अभी भी मोबाइल का वो नोटिफिकेशन ही चलता रहता है। यार, टीवीलॉजी से इतने टाइम बाद कोई नोटिफिकेशन आया, जरूर कोई बहुत स्पेशल वीडियो है जो कि ट्रेंड कर रहा है। पानी की बोतल वो वापस टेबल पर रखता है और जल्दी से पलंग के पास जाकर मोबाइल उठाने के लिए झुकता है। लेकिन अचानक से वो वापस रुक जाता है और फिर से खुद से बात करने लगता है, नहीं यार, अभी नहीं, अभी ही क्यों देखना है, कल सुबह देख लेना, वीडियो कहीं भाग थोड़ी ना रहा है, वो तो अपलोड हो गया है, अब उसे कभी भी देख लो। लेकिन अगर अभी देखा तो तू फंस जाएगा सचिन, रात काली हो जाएगी और तू मोबाइल ही देखता रह जाएगा। इसलिए ऐसा मत कर और मोबाइल को उठाकर उस पानी वाली टेबल पर रखा। दूर रहेगा मोबाइल तो तेरा ध्यान नहीं जाएगा। सचिन मोबाइल बिस्तर से उठाता है। उठाते ही उसकी लाइट चमकती है और उसे वापस वो नोटिफिकेशन दिखाई देता है। लेकिन वो चुपचाप टेबल पर मोबाइल रखकर वापस बिस्तर पर आता है और लेट जाता है। लेकिन उसे नींद ही नहीं आती। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वो नोटिफिकेशन ही चल रहा है। इतने में उसे मोबाइल के नोटिफिकेशन की आवाज सुनाई देती है। वो वापस उठता है, लेकिन फिर अपने आप को रोकता है, नहीं सचिन नहीं, कल देख लेना। उसे ऐसा लगता है मानो उसी के मन में दो आवाजें आपस में बात कर रही हो। लेकिन सचिन, कोई जरूरी नोटिफिकेशन भी तो हो सकता है, जा देख, कहीं किसी को कोई मदद तो नहीं चाहिए, उठ जा और देख। ये सोचकर वो वापस उठता है और सीधे जाकर मोबाइल को उठाता है। लेकिन मोबाइल पर टीवीलॉजी के पुराने वाले नोटिफिकेशन के अलावा और कोई नोटिफिकेशन नहीं होता है। देखो बेवकूफ आदमी, भ्रम था ना तेरा, बन गया ना बेवकूफ। कोई नोटिफिकेशन नहीं है, बस तेरे दिमाग में घंटी बज रही है। ये सब सोचते सोचते भी वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और पास ही रखी कुर्सी पर बैठकर मोबाइल चेक करने लगता है। वो सीधे उस नोटिफिकेशन पर जाता है और उसको क्लिक करता है। क्लिक करते ही टीवीलॉजी का राहुल वाला वीडियो ओपन होता है। वीडियो में एक आदमी माइक्रोफोन के सामने अपने हाथ में गिटार लिए बैठा है और एक छोटी सी बच्ची उस आदमी के बगल में बैठी है। आदमी की प्रोफाइल दिख रही है। शुरुआत में सचिन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसने सोचा कि गाना बहुत अच्छा है और उससे आवाज भी थोड़ी जानी पहचानी लगी। बस इतना देखकर उसने वो वीडियो को बंद करने का सोचा और फोन वापस बंद करके रख दिया। बस सचिन, देख लिया ना, इतना कुछ खास नहीं था ना, बस बेटा अब सो जा, सचिन ने अपने आप से कहा। वो वहां से उठा, मोबाइल उसके हाथ में ही था। वो मोबाइल वापस अपने बगल में रखकर सो गया। उसके चेहरे पर एक संतुष्टि की मुस्कान थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अब वो आराम से सो जाएगा। लेकिन सोने से पहले वो उसके बारे में मन ही मन सोचने लगता है। उसका ध्यान सीधे राहुल पर जाता है और मन ही मन वो सोचता है, हे भगवान, उस बेचारे की जिंदगी भी अजीब हो गई है। एक ही पल में वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसे अचानक सोना का ख्याल आता है और उसका ध्यान सोना के पहने हुए कपड़ों पर जाता है। अचानक से वो उठकर मोबाइल वापस से अपने हाथों में लेता है और दोबारा उसी वीडियो पर क्लिक करता है। गाना शुरू होता है। सचिन अब उस बच्ची के कपड़े देखने लगता है। उसने वही कपड़े पहने हुए थे जो सोना ने पहन रखे थे। फिर उसने आवाज पर ध्यान दिया। उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि ये तो राहुल की आवाज है, लेकिन वो उसको देखने का इंतजार करता रहा। तभी राहुल ने पलटकर कैमरे की तरफ देखा और उसे देखकर सचिन के मुंह से अचानक जोर से निकला, उत्तरी की। सचिन इतनी जोर से चिल्लाया कि उसके रूम के बाकी दोनों लोग, रोनी और ललित, डर कर एकदम से उठ गए। ललित उठते ही अपनी पतली आवाज में चिल्लाया, क्या है यार, क्यों चिल्ला रहा है? रोनी उठकर बैठा
और उसने सचिन को लताड़ दिया। क्या बे पागल है क्या? इतनी रात को इतनी जोर से कौन चिल्लाता है? सचिन उन दोनों को कोई जवाब नहीं देता है। वो बस उन दोनों की तरफ घूरता रहता है। मोबाइल पर गाने की आवाज आती है और ललित और रोनी को भी वो आवाज जानी पहचानी सी लगती है। वो दोनों भी सचिन को देखने लगते हैं। ये क्या हुआ? क्या ये गाना इतना चलने की वजह से राहुल फेमस हो जाएगा, या फिर राहुल का ये गाना चोरी हो गया है? जब ये राहुल को पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? इस रोमांचक कहानी में क्या होगा अगला ट्विस्ट, ये जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ। ललित और रोनी का चेहरा देखकर सचिन फिर से चिल्लाया, अरे तुम दोनों ये देखो। लेकिन ललित वापस सोने लगा। अरे सो जा यार छोटू, इतनी रात को भी मस्ती सूझ रही है तुझे? अरे नहीं यार, एक तड़कता भड़कता वीडियो लाया हूं अब दोनों के लिए। रोनी ने उसकी तरफ गुस्से में देखा। अबे ठरकी, कुछ तो शर्म कर। रात को सोते हुए लोगों को उठाकर ये सब दिखाने की बात कर रहा है। पर सचिन नहीं रुकता है। वो एक तरह से कूद कर उनके बीच जाकर बैठ जाता है। अरे यार ये देखो, सोते तो जिंदगी भर रहना। ललित को जगह नहीं मिलने की वजह से वापस उठना ही पड़ता है। रोनी हल्का सा खिसक कर उसे बैठने की जगह देता है। सचिन मोबाइल की आवाज तेज करता है। जैसे ही उन्हें इस वीडियो में एक बड़ा ही सुरीला गाना सुनाई देता है तो ललित और रोनी अपनी हरकतें रोक देते हैं और चुपचाप अच्छे से बैठ जाते हैं। गायक की सुंदर आवाज, गीत के सरल बोल, जिसकी वजह से अब ये गाना उन दोनों के दिलों की गहराई में उतरने लगता है। गाना खत्म होने के बाद दोनों अपने होश में आए और ललित ने सचिन को देखकर पूछा, छोटू ये किसने गाया है? ये तो बहुत अच्छा है। अब आए ना लाइन पर, क्या बोले थे मुझे, ठरकी? सचिन उनके मजे लेने लगता है। रोनी वापस गुस्सा हो जाता है। अबे बताएगा या मैं उठूं? सचिन रोनी से थोड़ा डरता था, क्योंकि बॉडी बिल्डर होने की वजह से अगर कभी उसके हाथ से गलती से भी लग जाती तो बहुत दर्द होता था। इसीलिए सचिन अब मस्ती करना बंद कर देता है और सीधे जवाब देता है, अपने अपने फोन में देखो, व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजा है। छोटू सचिन अब खड़ा हो जाता है और उनके सामने खड़ा होकर बोलता है, अरे तुम दोनों सोच भी नहीं सकते कि किसने गाया है। रोनी और ललित उस पर ध्यान भी नहीं देते और सीधे अपना अपना फोन उठाकर उस पर व्हाट्सएप चेक करने लगते हैं। दोनों को सचिन ने लिंक भेज दिया था। वो दोनों एक साथ उस लिंक को खोलते हैं और गाना चलने लगता है। दोनों फोन से आवाज आने की वजह से डिस्टरबेंस होता है तो ललित रोनी से बोलता है, अरे तू बंद कर यार, इसी में देख ले। रोनी अपना फोन बंद कर देता है। अब दोनों साथ में ललित के फोन में ही वीडियो को देखने लगते हैं। उन्हें वीडियो में राहुल और सोना दिखाई देते हैं। ललित और रोनी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। रोनी ललित से कहता है, अबे ये क्या है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? ललित चिमटी भर मुझे। ललित भी एकदम हक्का बक्का है। फिर भी वो अपना हाथ उठाकर रोनी के हाथ पर जोर से मारता है। रोनी को दर्द होता है। अबे मारने को थोड़ी कहा था। फिर वो दोनों वापस वीडियो देखने लग जाते हैं। सचिन वहीं खड़ा खड़ा उन दोनों को देखता रहता है। जैसे ही वीडियो खत्म होता है रोनी मुंह उठाकर सचिन को देखता है और उसके मुंह से निकलता है, व्हाट द। फिर ललित कहता है, अबे ये तो राहुल ने गाया है। सचिन घमंड से उन दोनों को देखता है, जैसे उसकी वजह से उन्हें पता चला है, वरना उन्हें तो पता ही नहीं चलता। अगले दिन सुबह। आज की सुबह बाकी सबके लिए सामान्य हो सकती है, लेकिन शायद राहुल और सोना के लिए नहीं। राहुल की नींद खुलती है और वो मोबाइल पर टाइम देखता है। सुबह के लगभग 8 बज चुके थे। वो उठकर सीधे सोना के कमरे में जाता है। सोना अभी भी सो रही है। वो दरवाजा वापस बंद कर देता है और सीधे किचन में जाकर सोना के लिए ब्रेकफास्ट की तैयारी करने लगता है। तभी अचानक कोई घर के दरवाजे को जोर जोर से ठोंकने लगता है, धड़ाम धड़ाम। राहुल दरवाजे पर गया और उसने अंदर से आवाज दी, कौन है सुबह सुबह? बाहर से कोई कुछ नहीं कहता और दरवाजे पर वापस से दस्तक होती है। राहुल अब आधा दरवाजा खोलता है और उसे बाहर सचिन, ललित और रोनी खड़े दिखाई देते हैं। वो दरवाजा खोलता है, अरे रोनी, ललित तुम? तभी सचिन एकदम से हैरान होकर कहता है, वाह बेटा, तुझे मैं नहीं दिखाई दे रहा क्या? अरे हाँ हाँ, तू भी, छोटू अंकल। सचिन नकली गुस्सा दिखाता है। उन तीनों के हाथों में बहुत सी खाने की चीजें होती हैं। राहुल वो सब देखकर पूछता है, ये सब क्या है? तभी सचिन उसे धक्का मारकर अंदर आता है और बोलता है, अबे नाश्ता लाए तेरे लिए। इतना कहकर वो अंदर आ जाता है। उसी की तरह ललित और रोनी भी अंदर आ जाते हैं। आ जाओ, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। राहुल दरवाजे पर ही खड़ा रह जाता है।
फिर वो अपने दोनों हाथ हवा में उठाता है और हैरान होने का इशारा करता है। फिर वो दरवाजा बंद करके अंदर आ जाता है। सचिन सीधे फ्रिज तक जाता है और उसे खोलकर उसमें कुछ आइसक्रीम ट्यूब्स रख देता है। दरवाजा बंद करते करते वो ललित से बोलता है, ललित भाई तू बात कर। राहुल किचन में आता है और उन तीनों से बोलता है, व्हाट अ सरप्राइज यार, अच्छा किया तुम तीनों आ गए। सोना उठेगी और तुम्हें देखेगी तो उसे भी अच्छा लगेगा। लेकिन तभी ललित उससे सीधे पूछता है, राहुल तुम कल किसी मुलाकात नाम के रेस्टोरेंट में गए थे क्या? राहुल ये सुनकर चौंक जाता है, वाह यार तुम्हें कैसे पता? ललित कोई जवाब नहीं देता है। तभी रोनी सीधे अपना फोन उसके हाथ में दे देता है। राहुल देखता है कि व्हाट्सएप पर कोई लिंक है। उसे देखकर वो पूछता है, ये क्या है? इसका जवाब सचिन देता है, अरे देखो तो सही जरा। राहुल वो लिंक ओपन करता है और जैसे ही वो वीडियो स्टार्ट होता है राहुल समझ जाता है कि ये उसी का वीडियो है। उस वीडियो में गाना शुरू होता है और राहुल उसे देखकर अचानक से चिल्ला देता है, ओ तेरी की। सुबह के शुरुआती घंटों में ही इंटरनेट पर यह वीडियो अचानक से ट्रेंड हो गया। टीवी लॉजी पर लगभग सभी नए पोस्ट इस वीडियो के बारे में बात कर रहे थे। ये वीडियो किसने लिया? राहुल ने अपना सिर खुजाया। अरे राहुल तुम जरा इसके व्यूज तो देखो, आग लगा दी तुमने पूरे टीवी लॉजी पर। ये वीडियो सबसे तेजी से फैल रहा है, इतिहास बना रहा है। रोनी अपने हाथ में पकड़े 2 बड़े नाश्ते के बैग खाने की मेज पर रखते हुए कहता है। इसके बाद राहुल अपने कमरे में जाता है और कंप्यूटर ऑन करता है। उसके पीछे पीछे वो तीनों भी वहां पर आ जाते हैं। राहुल कंप्यूटर पर टीवी लॉजी ओपन करता है और देखता है कि सबसे पहला वीडियो उसका ही है। वो उस वीडियो पर क्लिक करता है। उस वीडियो के ठीक नीचे 2 निशान बने होते हैं, एक है अंगूठे का निशान और एक है मुट्ठी का निशान। अंगूठे का निशान हरे रंग का है जिसका मतलब है लाइक, और जो मुट्ठी का निशान है उसका रंग लाल है जिसका मतलब है डिसलाइक। राहुल की नजर उन दोनों निशानों पर पड़ती है। डिसलाइक होते हैं 1403 और लाइक होते हैं 6 लाख। राहुल ये देखकर चौंक जाता है क्योंकि सिर्फ एक ही रात में इतने लाइक मिलना राहुल ने आज तक कहीं नहीं देखा था। यार ये गाना तो सच में ट्रेंड कर रहा है, राहुल ने अपने सभी दोस्तों से कहा। वैसे राहुल अपने पिछले जन्म में एक प्रसिद्ध गायक था और उसने बाद में एक मनोरंजन कंपनी में एक अहम पोजीशन पर काम भी किया। वो लंबे समय से इन चीजों का आदी रहा है। इसके अलावा राहुल ये भी अच्छी तरह से जानता है कि इस वीडियो की वर्तमान लोकप्रियता अस्थायी है और इसे कल या परसों कोई और वीडियो आकर पीछे कर देगा। इसीलिए राहुल इस सबको ज्यादा अहमियत नहीं दे रहा था। वो इस बात से खुश था कि इस गाने को बहुत से लोगों ने सुना और पसंद किया। राहुल ये सब देखकर कमरे से निकल गया और सीधे किचन में चला गया। वो तीनों एक दूसरे को देखने लगे क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि राहुल ने कुछ कहा क्यों नहीं। वो तीनों भी उसके पीछे पीछे आ गए। राहुल किचन में सबके लिए ब्रेकफास्ट निकालकर प्लेट्स में परोसने लगा। सचिन उसे ये सब करते देखता है और कहता है, क्या हुआ, कुछ बोलेगा? राहुल कुछ नहीं बोलता है। तभी ललित उससे बोलता है, राहुल तुम समझ रहे हो उस बात को कि तुम ट्रेंड कर रहे हो? ये कितनी बड़ी बात है। राहुल फिर भी जवाब नहीं देता है। सचिन राहुल के पास जाता है और उसे रोकता है। अरे यार भाई क्या चाहता है, तुम्हारी बात सुन रहा है? बेवकूफ है क्या हम सब यहाँ? राहुल उसे प्लेट हाथ में देता है और कहता है, ये ले तू ये खा और खुश रह। सचिन प्लेट लेकर बोलता है, अरे हाँ ला ये भी दे दे। वो प्लेट लेकर खाने के लिए अलग चला जाता है। ललित और रोनी उसे देखते ही रह जाते हैं। फिर ललित राहुल से बोलता है, राहुल तुम समझ रहे हो इस बात को? इस मौके के लिए कितने लोग लगे रहते हैं। फिर रोनी बोलता है, अरे हमारे सीनियर्स को ही देख ले, इस मौके की फिराक में ही बैठे रहते हैं कि किस दिन उनका कोई काम चल निकलेगा, और वहीं तुम जो आज धूम मचा रहे हो, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर कोई खुशी नहीं है। राहुल उन दोनों को देखता है और कहता है, क्या सच में तुम दोनों को लगता है कि इससे मेरा करियर बन जाएगा और मैं सेट हो जाऊंगा? इस पर ललित बोलता है, अरे हाँ ये गाना तुम बहुत सी म्यूजिक कंपनी वालों को बेच सकते हो। ये सुनकर राहुल उनसे बोलता है, ये वीडियो बस अभी हिट है, कल कोई नया वीडियो हिट हो जाएगा, हमें इसे ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। सचिन पास में बैठा बैठा नाश्ता करते करते कहता है, हाँ ये सही बोल रहा है। तभी रोनी सचिन से बोलता है, अरे तू तो चुप ही रह यार। फिर वो राहुल के पास जाता है और कहता है, यार राहुल तू सोच, तू इस वीडियो के बलबूते पर मुंबई जा सकता है। सचिन फिर बोलता है, मुंबई? रोनी फिर आगे आकर कहता है, अरे हाँ भाई, तू एक स्टूडियो बुक कर और इस गाने को अच्छे से वापस रिकॉर्ड कर और उसे वापस अपना चैनल बनाकर उस पर अपलोड कर, उसे पेंगुइन म्यूजिक पर भी डाल और ये सब लेकर मुंबई जा और म्यूजिक कंपनी से मिल। मैं सच कह रहा हूँ भाई, तू एकदम से आसमान पर पहुंच जाएगा। ये सब सुनकर सचिन फिर से बोलता है, हाँ ये सही कह रहा है।
अब ललित उससे इरिटेट हो जाता है। वो सचिन के पास जाता है और उसकी नाश्ते की प्लेट छीनकर उससे कहता है, अब तो बिल्कुल चुप रहेगा। ये सुनकर सचिन एकदम से चुप हो जाता है। ललित अब राहुल से वापस बोलता है, राहुल सोच इस बारे में, तेरी सारी तकलीफें खत्म हो सकती हैं और तू सोना के लिए भी सब कुछ कर सकता है। रोनी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। हाँ यार, मत जाने दे ऐसे मौके को अपने हाथ से। अपने दोस्तों की बातें सुनकर राहुल सोचने लगता है। इतने में सचिन फिर से बोल पड़ता है, अगर अब तुम लोग मुझे ना डांटो तो एक बात कहूं। रोनी उसको जवाब देता है, हाँ बोल ही ले, तो चुप तो रहेगा नहीं। तो सचिन फौरन बोलता है, हाँ ये सही कह रहे हैं। ये सुनकर तीनों उसे घूरने लगते हैं। तो सचिन थोड़ा सा डर कर बोलता है, अब तो तुमसे पूछकर ही बोला था मैंने। ये सुनकर अचानक से तीनों जोर से हंसने लगते हैं। सचिन भी धीरे धीरे मुस्कुराता है, फिर वो भी उन्हीं की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। तभी अचानक से सोना के कमरे का दरवाजा खुलता है और सोना उठकर बाहर आकर कहती है, पापा, क्या अब राहुल गाना रिकॉर्ड करके मुंबई जाएगा? क्या अब इस मौके को भुना पाएगा? मुंबई जाना मतलब एक नई जिंदगी शुरू करना। क्या राहुल सोना को लेकर इस तरह से स्ट्रगल करना चाहेगा? इस रोमांचक कहानी में क्या होगा अगला ट्विस्ट, ये जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ। पापा, इस समय सोना, जो बाहर के शोर से जाग गई थी, एक छोटी खरगोश की गुड़िया को पकड़े हुए अपने बेडरूम से बाहर निकली। जब उसने लिविंग रूम में तीनों अंकल्स को देखा तो वो चिल्लाई, मुड़ी और बेडरूम की ओर वापस भागी। छोटू अंकल सचिन ने तेजी से जाकर उसे पकड़ लिया, सोना को उठाया और उसे गले से लगा लिया। अरे मेरी सोना बेटी, देखो हम सारे अंकल तुमसे मिलने आए हैं, तुम कहाँ भागे जा रहे हो? छोटू अंकल, मुझे नीचे उतार दो, मैंने अभी तक अपने कपड़े नहीं बदले हैं। यह आदत सोना को उसकी माँ ने डाली है। जब किसी से भी मिले तो अच्छे से तैयार होकर ही मिले। माँ के एक अभिनेत्री होने की वजह से शायद ऐसी आदत बनाई गई है। राहुल शायद इस बात को समझता है और उसे कहता है, सोना बेटा, क्या कपड़े बदलने हैं आपको? राहुल ने सोना को सचिन की गोदी से लिया और मुस्कुराते हुए कहा, हमारा परिवार ऐसे ही सुंदर दिखता है, चाहे वो कुछ भी पहन ले, तो तुम्हें सुंदर कपड़ों में तैयार होने की क्या जरूरत है? सचिन भी अब उसको समझाने लगता है, हाँ ये सही है, हमारी सोना सबसे सुंदर है। फिर ललित भी बोल पड़ता है, ओह, तो ये हम सबकी छोटी राजकुमारी है। लेकिन सोना नहीं मानती। उसकी आदत होने की वजह से उसे अच्छा नहीं लगता और वो अपना चेहरा उदास कर लेती है। वो सब समझ जाते हैं कि उसे अच्छा नहीं लग रहा है। राहुल उसका उदास चेहरा देखकर कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, पापा पहले सोना को नहलाएंगे और फिर हम सब एक साथ मिलकर खाना खाएंगे। सोना उदास होने के बाद भी एकदम क्यूट दिख रही थी। उसे इस तरह से देखकर सबके चेहरे पर एक मुस्कान थी। सब मन में यही सोच रहे थे कि बच्ची कितनी प्यारी है। राहुल और सोना बेडरूम में चले जाते हैं। सचिन, ललित और रोनी वहीं रुकते हैं। सोना को जाते देख रोनी एकदम से सबसे कहता है, यार बच्चियां कितनी प्यारी होती हैं ना। सचिन भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, सच्ची भाई बहुत प्यारी। रोनी फिर से कहता है, शादी होने के बाद एक बच्ची तो होनी चाहिए। ये बोलते ही दोनों रोनी की तरफ देखने लगते हैं। रोनी जैसे ही उनकी तरफ देखता है तो वो दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। सचिन उसकी हंसी उड़ाते हुए कहता है, भाई पहले तेरी शादी तो होने दे, ऐसे लड़के से कौन शादी करेगा जिसके पास सिर्फ और सिर्फ बॉडी है, दिमाग नहीं। रोनी का मुंह उतर जाता है। फिर ललित कहता है, हाँ भाई, तुझे पसंद करने वाली लड़की शायद इस जन्म में तो नहीं बनी है। रोनी से रुका नहीं जाता है और वो बोलता है, हाँ हाँ, ऐसा ही तुम दोनों के साथ होने वाला है, एक मेरी उंगली जितना छोटा है और एक नाजुक कली की तरह नरम। तीनों ही मजाक में हंसने लगते हैं। राहुल सोना को नहलाकर तैयार करता है। इतनी देर में ललित नाश्ते का बड़ा बैग खोलता है और उसमें से सामान निकालकर प्लेट्स में डालने लगता है। दरअसल ये सभी दोस्त इतना ज्यादा एक साथ रहे हैं कि इन्होंने खुद को कभी भी बाहरी नहीं माना। भले ही राहुल अब हॉस्टल में ना रहकर यहाँ रह रहा था, पर फिर भी ये सब ऐसे काम कर रहे थे मानो इन सबका खुद का घर हो। अच्छा हुआ हम नाश्ता ले आए, ललित उन दोनों से कहता है। इतनी देर में सोना और राहुल बाहर आते हैं। वो देखते हैं कि पूरी टेबल नाश्ते से भरी हुई है। क्या समोसा, क्या पोहा, क्या जलेबी, तो क्या नमकीन, हर चीज थी उस टेबल पर। यहाँ तक कि वो तीनों सोना के लिए मैगी भी लाए थे। वैसे तो उनके लिए नाश्ता मतलब सैंडविच या बड़ा पाव होता था, लेकिन यहाँ तो आज ऐसा लग रहा था मानो वो पूरी दुकान ही ले आए हों। सोना छोटी सी बच्ची इतना सब कुछ देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है और राहुल ये सब देखकर बोलता है, ये ब्रेकफास्ट है या लंच? सोना बेटा, अंकल को बताओ, अगर तुम कुछ और खाना चाहती हो तो अंकल तुम्हारे लिए ले आएंगे।
रोनी ने बड़े ही प्यार से सोना के गालों को सहलाते हुए कहा। सोना ने पहले तो कुछ नहीं कहा, फिर वो राहुल की तरफ देखने लगी, जैसे वो राहुल से पूछ रही हो कि क्या वो खा सकती है। इतने में सचिन उसे देखकर कहता है, अरे बेटा, पापा से क्या पूछना, आप तो ये बताओ कि मैं क्या दूं आपको, या आप चाहो तो बाहर से भी कुछ लेकर आ सकते हैं आपके लिए। राहुल मुस्कुराता है और सोना को कहता है, हाँ बेटा, आप ही बोल दो। सोना कुछ नया तो नहीं मांगती है, लेकिन सामने रखी बहुत सी चीजों में से 3 चीजों के लिए कहती है, मैं ये और ये खाऊंगी। सचिन ऐसे ही मजाक करने के लिए उसे कहता है, अरे बाप रे बाप, आप इतना सारा खाओगी तो मोटी हो जाओगी। राहुल और ललित बच्चे को ऐसे खाने से रोकने का मना करने के लिए उसे इशारा करते हैं, लेकिन इतने में सोना खुद ही बोल देती है, अरे मैं आपकी तरह छोटी नहीं हूँ ना छोटू अंकल, मैं तो बड़ी हूँ, इसलिए मैं खा सकती हूँ, आप मत खाना वरना आप मोटे हो जाओगे। सभी एकदम से जोर से ठहाके मार के हंसने लगते हैं। सबसे ज्यादा तो रोनी हंसता है। सचिन रोनी को जोर से हंसता हुआ देखता है और कहता है, हाँ हाँ हंस ले बेटा, मेरी उड़ने पर तुझे बहुत मजा आ रहा है ना, आज तू हंस ले, कल तेरी उड़ेगी ना तब मैं हंसूंगा। राहुल सोना को इस बात पर कहता है, बेटा ऐसे बड़ों की हंसी नहीं उड़ाते। पापा, अंकल नहीं पहले बोला। कुछ भी हो पर वो आपसे बड़े हैं। सचिन दोनों के बीच में बोल पड़ता है, अरे कोई ना, सोना तो बच्चा है मेरा। और वो बोलते बोलते एक प्लेट में उसके लिए खाने का सामान रखता रहता है और उसे पूरी प्लेट भर के दे देता है। सामने प्लेट आते ही सोना ने इधर उधर नहीं देखा और खाना खाना शुरू कर दिया। वो चारों उसे देखकर मुस्कुराने लगे। तकरीबन आधा घंटा तक सब बातें करते रहे और नाश्ता करते रहे। नाश्ते के बाद राहुल ने सचिन को बर्तन धोने के काम में लगा दिया और खुद सबके लिए चाय बनाने में व्यस्त हो गया। ललित को जिम्मेदारी दी गई सोना को टीवी दिखाने की। वो टीवी के सामने वाले सोफे पर सोना के साथ बैठा है और रोनी अंदर वाले बेडरूम में कुछ देर के लिए लेटने गया है। सोना टीवी तो देख रही थी, लेकिन उसे कुछ बेचैनी हो रही थी। वो कुछ चाह रही थी। वो बार बार राहुल की तरफ देख रही थी, पर राहुल का ध्यान चाय बनाने में लगा हुआ था। पहले तो थोड़ी देर तक वो बैठी रही, लेकिन फिर उससे रुका ना गया। वो सोफे से उठी और राहुल के पास जाकर बोली, पापा। क्या हुआ बेटा? राहुल ने पूछा। सोफे पर बैठे ललित ने भी पूछा, क्या हुआ सोना बेटा? पापा, क्या आपने कल मुझसे वादा नहीं किया था कि आप मेरे उठने के बाद मुझे बदसूरत बतख का बच्चा और छोटे जानवरों को देखने के लिए ले जाएंगे? सोना ने उम्मीद से पूछा, क्या हम उन्हें देखने चलें? अरे मेरा बच्चा, उन्हें देखने के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। राहुल हंसते हुए अपने घुटनों के बल बैठकर सोना के गालों को हाथ लगाते हुए बोला। इसका क्या मतलब है पापा? इसका मतलब ये कि पापा खुद उन्हें यहाँ पर लेकर आए हैं। सच्ची? हाँ सच्ची। तुम उन्हें आवाज लगाओ और जोर से उन्हें बाहर आने और तुम्हारे साथ खेलने के लिए कहो। ये सुनते ही सोना जोर से चिल्लाई, सुनो तुम सब, बाहर आ जाओ और मेरे साथ खेलो। उसके ये बोलते ही राहुल अंदर अपने कमरे में गया और टेबल पर से रात को प्रिंट किए हुए कागज लेकर आया। जैसे ही सोना ने राहुल के हाथों में वो कागज देखे तो वो तुरंत राहुल पर कूद गई और अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया। पापा, मुझे दिखाओ। राहुल मुस्कुराया और सीधे उसने अपने हाथ से कागज के कुछ टुकड़े सोना को सौंप दिए। सोना ने अपने चेहरे पर खुशी के साथ कॉफी टेबल पर कागज फैलाए और उसे चमकदार आंखों से देखा। ललित ने उसे देखकर राहुल से पूछा, राहुल ये क्या है? बदसूरत बतख का बच्चा? ललित और सचिन को नहीं पता था कि पिता और बेटी किस तरह की पहेली खेल रहे हैं, इसीलिए वो हैरान चेहरों के साथ देख रहे थे। ये कुछ भी नहीं है, राहुल ने अपना सिर हिलाया और कहा, ये केवल कुछ कार्टून है। कार्टून? रोनी कमरे से बाहर निकलता है। उत्सुकता से आकर कॉफी टेबल पर रखे चित्र को देखा और उसने पूछा, अरे ये वास्तव में अच्छा है। सोना, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये छोटे जानवर क्या हैं? ये एक बदसूरत बतख का बच्चा है, ये एक मुर्गा है और ये उड़ने वाला हंस है। सोना ने एक एक करके इशारा किया और छोटे जानवरों को ड्राइंग पेपर पर बता दिया। उसने अपना बोलना जारी रखा, पापा ने इन जानवरों को हमारे घर पे मेरे साथ खेलने के लिए बुलाया है। ये बोलते हुए सोना गर्व महसूस कर रही है। बदसूरत बतख का बच्चा? सचिन वहां पर आता है और आकर उसने ड्राइंग पेपर उठाया और देखा, जिस पर बदसूरत बतख का बच्चा बना हुआ था। सचमुच ये बतख वास्तव में बदसूरत लग रही है। राहुल, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारी बच्ची को तुम बदसूरत बतख बनाकर दे रहे हो। अरे हमारी प्यारी बच्ची को तो एक प्यारी बतख बनाकर देना चाहिए था ना। अरे छोटू अंकल, बदसूरत बतख का बच्चा बदसूरत नहीं है। जब बदसूरत बतख बड़ी होगी तो ये एक सुंदर सफेद हंस बन जाएगी। सोना ने सचिन को समझाते हुए कहा, एक हंस बदसूरत नहीं होता है। एक बदसूरत बतख का बच्चा एक सफेद हंस में बदल गया? सचिन ने उलझन में देखा। व्हाट द हेल?
यही कहानी है जो मेरे पापा ने कल रात मुझे सुनाई थी, सोना ने गर्व से कहा। अब सिर्फ सचिन ही नहीं, ललित और रोनी भी हैरान हो गए थे कि ये कौन सी कहानी है जो उन्होंने आज तक नहीं सुनी। राहुल एक मुस्कान के साथ सोफे पर बैठ गया और उन तीनों से कहा, कल बिस्तर पर जाने से पहले मैंने सोना को एक छोटी सी कहानी सुनाई। मैंने इसे खुद बनाया। तुमने इसे खुद बनाया? सचिन ने हैरानी से पूछा। सच बताओ, तुमने इन छोटे जानवरों को भी खुद बनाया है? राहुल ने स्वाभाविक रूप से हाँ में सर हिलाया। चल झूठा, हमें तो 4 साल हो गए तुम्हारे साथ और हमें तो आज तक नहीं पता चला कि तुम ड्राइंग भी कर सकते हो, और वो भी इतनी अच्छी। सचिन ने फटाक से राहुल को कहा। राहुल अभी भी मुस्कुरा रहा था। आज जो तुमने वीडियो देखा वो गाना भी मैंने ही लिखा था। तुम्हें ये भी तो आज ही पता चला है वो वीडियो देखकर कि मैं गाना लिख भी सकता हूँ। ललित हाँ में सर हिलाता है। रोनी सचिन को देखता रहता है। सचिन अभी भी शक की निगाहों से राहुल को देखता रहता है। जैसे ही लिविंग रूम में कुछ देर का सन्नाटा छाया, रोनी के मोबाइल फोन की घंटी बजी। रोनी ने अपना मोबाइल फोन निकाला और उसे देखा तो उसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान आई और उसने फोन उठाया। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। उठ गई तुम? नाश्ता किया तुमने? मैं आऊं क्या अभी तुमसे मिलने? ये सारी बातें सुनकर राहुल एकदम हैरान था। अरे यार, ये रोनी किससे ऐसे प्यार से बात कर रहा है? ललित इसका जवाब देता है। अरे, एक हमारी सीनियर है और उससे पिछले 2 महीनों से बात कर रहे हैं जनाब। एक तरह से कह सकते हो कि डेट कर रहा है। डेट और प्यार की बातें सुनकर राहुल एकदम उदास हो जाता है। वो अपनी ही सोच में डूब जाता है। मैंने तो अभी तक किसी से प्यार भी नहीं किया और फिर भी मेरी एक बच्ची है। राहुल अपना मुंह उठाकर सोना को देखता है। सोना अभी भी उसके प्रिंट किए हुए चित्रों से खेल रही होती है। तो क्या हुआ, आज कम से कम मेरे पास इतनी प्यारी बच्ची तो है जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। राहुल सोना को देखते देखते उसी में गुम हो जाता है। तो अब राहुल आगे क्या करने वाला है? उस गाने की धूम तो मच गई, पर अब आगे क्या? क्या राहुल उसका फायदा उठा पाएगा? क्या वो गाना मिली तक भी पहुंचेगा? इस प्यारी सी कहानी में क्या होगा अगला ट्विस्ट, ये जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ। भाई राहुल, पिछले 2 महीनों से ललित और मेरे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। हम दोनों सिंगल लोगों को ये बॉडी बिल्डर सताता है अपनी गर्लफ्रेंड से बात करके। राहुल रोनी को बहुत अच्छे से जानता है। वो जानता है कि वो बाहर से बहुत सख्त है लेकिन अंदर से एकदम कोमल है। वो अगर किसी को प्यार करेगा तो बेहद करेगा। जो भी लड़की उसके साथ होगी वो बहुत लकी होगी। क्या? लेकिन नेहा, तुमने तो कहा था कि उस आदमी ने तुमसे नाम लेकर बात करने के लिए कहा था। जैसे ही राहुल रोनी की अच्छाई के बारे में सोच रहा था, रोनी जो अभी फोन पर था उसने अचानक अपनी आवाज उठाई। उसे दे दो, तुम रुको, मैं अभी वहां आता हूं। राहुल, ललित और सचिन, मुझे अभी कभी जाना होगा। फोन काटने के बाद रोनी ने ललित और सचिन की तरफ देखा। उन दोनों ने उसे बाय कहा। इसका मतलब था कि वो दोनों उसके साथ नहीं जा रहे थे। रोनी दरवाजे की ओर चल पड़ा। रोनी, तुम रुक जाओ, राहुल ने उसे बोला। राहुल रोनी को देखकर समझ गया था कि वो गुस्से में है। एक पुराना दोस्त जो 4 साल से हॉस्टल में साथ रहता है, वो उसके बारे में कैसे नहीं जान सकता था? रोनी के हाव भाव को देखकर राहुल समझ गया था कि वो लड़ने के लिए किसी को खोजने जा रहा है। इसीलिए उसने उसे रोका। राहुल, तुम मुझे किस लिए रोक रहे हो? राहुल ने पास जाकर रोनी का हाथ पकड़ा तो रोनी ने उसका हाथ झटक दिया। देखो, मुझे वास्तव में कुछ करना है। मैं दोपहर को वापस आऊंगा और रात का खाना हम साथ खाएंगे। क्या बात है, पहले बताओ, सब बता कर जाओ। ललित ने दरवाजा बंद कर दिया। अब तुम सोना को डरा रहे हो। हम तुम्हें ऐसे अकेले कैसे जाने दे सकते हैं? रोनी ने अपना सिर घुमाया और पाया कि सोना डरी हुई राहुल के पीछे छिपी हुई थी। उसने उसे डरते हुए देखा। रोनी ने गहरी सांस ली और वो शांत हो गया। और फिर उसने कहा, नेहा के साथ कुछ गड़बड़ है। नेहा वेदवती पब्लिकेशन में एक एडिटर के तौर पर काम करती है। पिछले महीने ही उसे पब्लिशिंग हाउस में एक नई जिम्मेदारी दी गई थी। बच्चों की किताबों के प्रकाशन के लिए बच्चों का डिपार्टमेंट जिम्मेदार होता है। वेदवती पब्लिशिंग हाउस? सचिन ने आश्चर्य में कहा। भाभी तो बहुत सी जगह काम करती है यार। वेदवती पब्लिशिंग हाउस टेरा में एक बड़े पैमाने पर पब्लिकेशन हाउस है जो मुख्य रूप से सबसे लोकप्रिय आधुनिक उपन्यास, कविताएं और बच्चों की किताबें प्रकाशित कर रहे हैं। उन्हें सब में 5वां स्थान दिया जा सकता है। वेदवती पब्लिशिंग हाउस में काम करने में सक्षम होना नेहा की क्षमता को दर्शाता है। पिछले हफ्ते बच्चों के डिपार्टमेंट के लीड एडिटर ने नेहा से राघव सिंह के संपर्क में रहने के लिए कहा था, जिसकी नई फेरी टेल के पब्लिशिंग राइट्स वेदवती वाले चाहते थे। लेकिन राघव सिंह ने नेहा से कहा कि अगर वो अकेले उसके साथ डिनर करने उनके घर आएगी तभी शायद वो उन्हें उसके राइट्स बेच दें। नेहा उस समय ये बात सुनकर बहुत गुस्से में आ गई थी और वो वहां से चली आई।
रोनी ने अपनी मुट्ठी भींच ली और दांत पीस कर कहा, बेसिकली उस राघव सिंह ने डील साइन करने से मना कर दिया, लेकिन ये आदमी यहीं नहीं रुका। ये आदमी सबसे पहले शिकायत दर्ज करने वाला निकला और बच्चों के डिपार्टमेंट के लीड एडिटर को शिकायत करने के लिए बुलाया, ये कहते हुए कि नेहा बहुत घमंडी है और ईमानदार भी नहीं है। रोनी को परेशान देख ललित उससे कहता है, ठीक है यार, भाड़ में जाए वो लेखक, तू परेशान मत हो, लेकिन क्या वो सबसे ज्यादा बिकने वाली फेरी टेल का लेखक है जिसने लिटिल बियर टेल्स लिखी है? सचिन ने रोनी से पूछा। रोनी ने हाँ में अपना सिर हिलाया। सचिन बोल पड़ा, बताओ, परियों और बच्चों की कहानियों का लेखक है और फिर भी कितना बेशर्म है। पापा, मम्मा ने मुझे भी लिटिल बियर टेल्स से कहानियां सुनाई हैं। सोना ने अचानक राहुल के पीछे से अपना सर बाहर निकाला और कहा, लेकिन मुझे लगता है कि वो छोटी सी कहानी उतनी अच्छी नहीं है जितनी द अगली डकलिंग जो मेरे पापा ने मुझे सुनाई है। परफेक्ट। सचिन ने अपने हाथों से ताली बजाई और कहा, रोनी, भाभी के पब्लिशिंग हाउस से किसी फेरी टेल लिखने वाले को ही साइन करने का टास्क मिला है ना? और अगर ऐसा है तो आपको सिर्फ राघव सिंह को ही साइन करने की क्या जरूरत है? क्या अपना राहुल ये काम नहीं कर सकता? सचिन वैसे तो मजाक करता रहता है, लेकिन कभी कभी सही बात भी कह देता है, एकदम आशावादी इंसान की तरह। पर क्या एक अच्छे, प्रसिद्ध और अनुभवी लेखक के काम की तुलना राहुल जैसे नए नवेले लेखक से की जा सकती है? अपना सर हिलाते हुए राहुल कुछ कहने ही वाला था, लेकिन रोनी ने राहुल को उम्मीद भरी निगाहों से देखा। उसे ऐसे देखकर राहुल चुप हो गया। राहुल, मेरे भाई, मेरी गर्लफ्रेंड का करियर अब पूरे तरीके से तुझ पर निर्भर कर रहा है। राहुल चौंक गया। रोनी, क्या सच में तू सचिन की बातों में आ गया? हाँ भाई, ये उसकी नौकरी जाने से तो 1000 गुना बेहतर है। रोनी ने अपना दाहिना हाथ राहुल के कंधे पर रखा। भाई, तू भी चल मेरे साथ नेहा से मिलने। राहुल अब क्या ही कह सकता था, वो अपना सर खुजाने लगा। हालांकि राघव सिंह की तुलना में वो अभी भी एक छोटा सा इंसान है, लेकिन राहुल के दिमागों में सजी परियों की कहानियां पृथ्वी पर सबसे अधिक बिकने वाली हैं। ठीक है, 1 मिनट रुक, मैं वो ड्राइंग पेपर भी ले आता हूं। कुछ देर बाद माचा कैफे में पूर्व की ओर खिड़की के पास ऑफिस के कपड़े पहने, काले रंग के और हल्के से मेकअप के साथ नेहा बैठी हुई है। उसके सामने रखी कॉफी में वो चीनी डालती है। वो बहुत परेशान है। वो मन ही मन सोचती है, बेकार है, बच्चों की किताबें बेकार है। उसने कॉफी चम्मच का उपयोग कॉफी को जोर से हिलाने के लिए किया, जैसे कि कॉफी का ये कप ही राघव सिंह हो। नेहा, इस समय रोनी अपने दोस्त राहुल और सोना को माचा कैफे में लाया। रोनी, तुम यहाँ इतनी देर से क्यों आए? रोनी की आवाज सुनते ही नेहा ने उसको फटकार लगाने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन जब उसने देखा कि उसके साथ कोई और भी लोग हैं तो वो जल्दी से चुप हो गई और उठकर खड़ी हुई। हाय नेहा, सॉरी, मैंने तुम्हें इंतजार करवाया। रोनी नेहा को देखकर मुस्कुराया। फिर उसने राहुल और सोना की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमने शायद इसे पहले भी देखा हो, ये राहुल है, हमारे हॉस्टल का रूममेट है, और ये सोना है। हाय नेहा। राहुल ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। हेलो, मैं नेहा हूं। उसने राहुल से उदारता से हाथ मिलाया। पास ही खड़ी सोना को देखकर नेहा ने पूछा, क्या ये बच्ची तुम्हारी बहन है? बहुत प्यारी लग रही है। नहीं, मेरी बहन नहीं, ये मेरी बेटी है, सोना। राहुल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। नेहा थोड़ा सा चौंक गई। उसको ये उम्मीद नहीं थी कि राहुल की इतनी बड़ी बेटी होगी, और उसने ये सब पहले ही ना बताने के लिए रोनी को दोषी ठहराया। उसने रोनी की तरफ देखकर अपनी आंखें बड़ी की। आंटी, आप बहुत खूबसूरत हैं, सोना ने बेहद क्यूट आवाज में नेहा से कहा। अरे थैंक यू सो मच बेटा, आप भी बहुत सुंदर हो। नेहा एक फूल की तरह मुस्कुराई। जल्दी से बैठो, तुम क्या पीना चाहते हो? मैं स्प्राइट या कोक या संतरे का रस पीना चाहता हूँ। रोनी अब जल्दी से समस्या को हल करना चाहता था, इसीलिए वो जल्दी जल्दी कर रहा था। मैं सिर्फ सादा पानी पी सकता हूँ। राहुल मुस्कुराया और उसने सोना को सीट पर बिठाया और पूछा, सोना, तुम क्या पीना चाहते हो बेटा? पापा, क्या मैं कोल्ड ड्रिंक ले सकती हूँ? हाँ बेटा, बिल्कुल। राहुल ने सोना के बालों को सहलाया। रोनी, सोना के लिए एक कोक का ऑर्डर दे दो। ठीक है। रोनी ने सर हिलाया और वेटर को बुलाया और ऑर्डर देना शुरू कर दिया। जैसे ही उनका ऑर्डर टेबल पर लगा, नेहा ने बात शुरू की। हाँ, तो बात यह है कि अब हमारे पब्लिशिंग हाउस को बच्चों के डिपार्टमेंट की सेल बढ़ाने के लिए परियों की कहानियों के कलेक्शन की जरूरत है। तुमने मुझे फोन पर बताया था ना कि तुमको एक बहुत अच्छा फेरी टेल लेखक मिला है, और तुम उसे साथ ही ले आते तो हमारा टाइम बचता। कब मिलवा रहे हो फिर उससे? रोनी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन चुपचाप ड्राइंग पेपर के कुछ टुकड़े नेहा को सौंप दिए, और उसी समय राहुल को अपनी आंखों से इशारा किया कि वो कहानी सुनाना शुरू करे। नेहा ने रोनी और राहुल पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो ड्राइंग पेपर लिए और उन्हें देखने लगी। मुझे ये कार्टून देने का क्या मतलब है? मुझे जो चाहिए वो एक फेरी टेल है। उसके बाद
नेहा ने गहरी आवाज सुनी। गांव एक बहुत ही सुंदर और छोटा सा गांव है। गर्मियों में गेहूं सुनहरा दिखता है, एकदम सोने जैसा लहलहाता। घास एकदम हरी होती है और उस घास पर सफेद सफेद खरगोश खेलते कूदते रहते हैं। जैसे ही कहानी शुरू हुई, नेहा एकदम उसमें खोने लगी और उस कहानी की ओर तुरंत आकर्षित हुई। लेकिन बतख अपने सारे बच्चों को एक साथ नदी में ले जाना चाहती थी और एक अंडा अब तक नहीं फूटा था, इसीलिए उसने अपने बच्चों को इंतजार करने को कहा। सभी नन्हे बतख बहुत उदास हुए, लेकिन उन्होंने अपनी माँ की बात मान ली। कहानी आगे बढ़ती है। ड्राइंग को पलटते हुए नेहा ने तुरंत अपनी आंखों के सामने उस कहानी की तस्वीरें भी देखी। पीली बतखें, दयालु बतख का बच्चा, अद्भुत। नेहा को कहानी एकदम क्लासिक लग रही थी। ये एक क्लासिक फेरी टेल होनी चाहिए जो पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपी जाती है। लेकिन नेहा को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि उसने द अगली डकलिंग नामक इस फेरी टेल के बारे में कभी नहीं सुना था। कहानी पूरी खत्म हो चुकी थी। नेहा एकदम स्तब्ध होकर राहुल को देख रही है। राहुल अपने गले को नम करने के लिए पानी पी रहा है। नेहा ने राहुल से उम्मीद से पूछा, राहुल, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्या आपने ये फेरी टेल सुनी है या? सोना ने ये सुनते ही नेहा से कहा, मेरे पापा ने इसे बनाया था कल रात को। रोनी नेहा को ऐसे देखकर बहुत खुश था। राहुल ने नेहा को देखा। सोना सही है, मैंने ये कहानी खुद बनाई है। फिर तुम्हारे पास तो और भी परियों की कहानियां होंगी? नेहा ने मन की खुशी को छुपाते हुए उससे पूछा। जी हाँ। राहुल ने कुछ देर सोचा और फिर लिटिल रेड राइजिंग हुड, स्नो वाइट और सिंड्रेला की कहानियों को याद करके बोला, ये 3 कहानियां भी बच्चों की कहानियों में क्लासिक फेरी टेल्स हैं। और राहुल ने उसे ये कहानियां सुनाना भी शुरू किया। जाहिर है सोना का ध्यान पूरी तरह से तीनों कहानियों में समा गया था। ये सुनते सुनते नेहा की दोनों आंखें खुशी के मारे चमक रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी, हे भगवान, ये रोनी का रूममेट कितना अच्छा है। ये एक बहुत अच्छा फेरी टेल राइटर है। सच में फेरी टेल्स का महान राइटर है। बस अब यही है जो मुझे मेरी नौकरी खोने से बचाएगा। तीनों कहानियां खत्म होने के बाद राहुल रुक गया और नेहा के होश में आने के बाद उसने मुस्कुराते हुए नेहा से कहा, तो बताओ नेहा, आप मेरी इन छोटी कहानियों के बारे में क्या सोचती हैं? ओह, नेहा ने उत्साह से कहा, मुझे लगता है कि आपने अभी जो कुछ कहानियां सुनाई हैं वो एकदम क्लासिक हैं। ये सब एकदम यूनिक हैं और बहुत रोमांचक हैं। मेरा मानना है कि जब ये पब्लिश की जाएंगी तो ये धूम मचा देंगे। तो क्या राहुल को पैसा कमाने का अब ये नया मौका मिल गया है? क्या राहुल इसे भी वैसे ही हाथ से जाने देगा जैसे गाने को जाने दे रहा है? क्या नेहा राहुल की इन कहानियों का नॉवेल पब्लिश करवा पाएगी? इस प्यारी सी कहानी में क्या होगा अगला ट्विस्ट, ये जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ। ओह, नेहा ने उत्साह से कहा, मुझे लगता है कि आपने अभी जो कुछ कहानियां सुनाई हैं वो एकदम क्लासिक हैं। ये सब मिलाकर एक उपन्यास है और बहुत रोमांचक है। मेरा मानना है कि जब ये पब्लिश होंगी तो ये धूम मचा देंगी। नेहा ये कहकर एकदम शांत हो गई। उसे अब उतना टेंशन नहीं हो रहा था जितना पहले था। वो मन में ही प्लान बना रही थी। बस इन फेरी टेल्स को लीड एडिटर के पास लेकर जाऊंगी। क्या फेमस बुक, कौन सा बेस्ट सेलिंग फेरी टेल राइटर, भाड़ में जाए सब। हम एक नया ही लेखक अब पैदा कर देंगे और वो भी उससे अच्छा। तो नेहा, क्या आपने मेरी फेरी टेल पब्लिश करने का फैसला किया है? राहुल ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ पूछा। हाँ, नेहा ने जोर से सर हिलाया। देखो, मैंने यहाँ इसे अप्रूव कर दिया है क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छे लगे, लेकिन मैं सिर्फ एक जूनियर एडिटर हूँ और मुझे फैसले लेने का इतना अधिकार नहीं है। लेकिन नेहा, क्या ये राहुल की बनाई बच्चे की परियों की कहानी काम नहीं कर सकते? इससे पहले कि नेहा अपनी बात खत्म करती, रोनी ने झट से आवाज तेज करके गुस्से में कहा, क्या तुमको अभी भी उस राघव सिंह से बात करनी है? रोनी, शांति रख भाई, इन्हें पूरी बात तो खत्म करने दे। राहुल ने रोनी को धक्का दिया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो रोनी के नेचर को जानती हो, जल्दी से गुस्सा हो जाता है। लेकिन आप साफ साफ कहिए कि फिर क्या करना है? नेहा ने रोनी को गुस्से से देखा। रोनी ने अपना मुंह नीचे कर लिया। फिर नेहा ने राहुल से कहा, देखो राहुल, मैं आपको अभी तक एक डेफिनेट आंसर नहीं दे सकती क्योंकि मैं एक जूनियर एडिटर हूँ और मुझे मेरे सीनियर से बात करनी ही होगी। अच्छा, ये कैसा रहेगा कि तुम वापस जाकर इन सभी परियों की कहानियों को अच्छे से लिखकर तैयार कर लो और फिर रोनी को दे दो। रोनी मुझे दे देगा और मैं मेरे सीनियर्स को दिखा दूंगी। मैं मेरे सीनियर्स को जानती हूँ, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि हम निश्चित रूप से आपकी परियों की कहानी पब्लिश करने के लिए सहमत होंगे। ठीक है,
तो मैं इन्हें अच्छे से लिखकर प्रिंट करके देता हूँ आपको। राहुल ने सर हिलाया। अच्छा, वैसे मेरे पास कुछ और परी कथाएं हैं, क्या वो भी मैं आपको दे दूँ? बिल्कुल, नेहा ने हंसते हुए कहा। मैं जल्द से जल्द ही करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, नेहा ने सर हिलाया और फिर उसे अचानक कुछ याद आया और उसने कहा, वैसे राहुल, इन्हें अच्छे से लिखने के बाद पहले कॉपीराइट एसोसिएशन की वेबसाइट पर जाकर कॉपीराइट कर लेना। तुम्हारी परियों की कहानियों की वैल्यू सिर्फ शब्दों में नहीं है। जी आप चिंता मत करिए, मेरी सभी परियों की कहानियों का कॉपीराइट हो जाएगा, राहुल ने बहुत गंभीरता से उत्तर दिया। पापा, क्या आपके पास अभी भी कोई छोटी कहानियां हैं? सोना, जो अपना सर नीचे करके कोल्ड ड्रिंक पी रही थी, उसकी आंखें चमक उठी। उसने राहुल की ओर देखा और फिर कहा, फिर मैं नहीं चाहती कि मम्मा मुझे कहानियां सुनाएं, मैं चाहती हूँ कि अब आप ही मुझे एक कहानी सुनाएं। वाह सोना, तुम्हारे पापा अच्छी कहानियां सुनाते हैं तो तुम तो अपनी मम्मा को भूल ही गई। रोनी ने सोना से मजाक किया। पूरे अंकल हो आप, अब मैं आपसे बात नहीं करने वाली। सोना ने गुस्से में अपना चेहरा फेर लिया। अरे सोना के इस क्यूट से गुस्से ने सभी को हंसने पर मजबूर कर दिया। हाँ ठीक है, अब से पापा ही हर दिन आपको कहानियां सुनाएंगे, राहुल भी हंसकर बोला। सोना को आज तक इतने क्यूट गुस्से में किसी ने नहीं देखा था, ये वास्तव में प्यारा है। अपने हॉस्टल के कमरे में अभय कंप्यूटर के सामने सो रहा है। उसने अचानक अपना सर उठाया। उसके चेहरे के हाव भाव से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसे कोई बुरा सपना आया होगा। अरे बाप रे बाप, क्या सपना था? अपनी दुखती हुई गर्दन को सहलाते हुए वो आराम से उठा। अपने सामने कंप्यूटर की काली स्क्रीन को देखते हुए उसने माउस को हिलाया और रिफ्रेश बटन दबाया। डिंग डोंग डिंग डोंग। उसने जैसे ही टीवीलॉजी के पेज को रिफ्रेश किया, कुछ मैसेज नोटिफिकेशन सुनाई दिए और उसी समय फोरम मेल बॉक्स झिलमिलाहट से टिमटिमाया। क्या सिस्टम ईमेल है? अबे ने भौएं चढ़ाई और सामने देखा तो 2 ईमेल थे जो कि अभी तक पढ़े नहीं गए थे। उसने पहला मेल खोला। आपके पोस्ट के लिए बधाई, अभी तक आपकी पोस्ट को 3,60,000 लोग देख चुके हैं। 3,60,000? अबे की आंखें फटी की फटी रह गई। अबे की अभी तक की पोस्ट में सबसे ज्यादा व्यूज सिर्फ एक पोस्ट के थे और वो भी मात्र 10,000, पर इस बार ये सीधा 36 गुना हो गया था। उसने दूसरा मेल खोला। आपके पोस्ट के लिए बधाई, आपके सब्सक्राइबर्स 5,000 से 20,000 हो गए हैं। अबे से रुका नहीं गया और वो खुशी में टेबल से उठा और उसने जोर से खुशी खुशी में टेबल पर हाथ दे मारा। टेबल पर रखी पेपर वेट धड़ाम से गिर गई। उसकी आवाज से कमरे में रह रहे बाकी लड़के उठ गए। अबे तुम क्या कर रहे हो? हमारी आज कोई क्लास नहीं है, इसलिए देर तक सोने का सोचा था और तुम हमें सोने ही नहीं दे रहे हो यार। अरे भाई सॉरी यार सॉरी। अबे अपने होश में वापस आया। उसने चुपचाप कोई आवाज किए बिना वो पेपर वेट वापस उठाकर रख दिया। शांत होने के बाद अभय फिर से कंप्यूटर के सामने बैठ गया, माउस को हिलाया और उस पेज पर वापस क्लिक किया जहां उसने पोस्ट की थी। दरअसल टीवीलॉजी का भी यूट्यूब की तरह ही सिस्टम है। इसमें भी व्यूज और सब्सक्राइबर्स की संख्या पर पैसे मिलते हैं, लेकिन टीवीलॉजी कोई बहुत बड़ी वेबसाइट नहीं है। ये सिर्फ एक फिल्म और संगीत का मंच है। भले ही पैसे हों लेकिन बहुत कम। ये आमतौर पर हर 1000 व्यूज के $5 देते हैं। मैंने थोड़े से पैसे बनाए हैं, अभय वीडियो में राहुल को देखकर बोलता है। दोस्त, हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन आज से मैं तुम्हारा प्रशंसक हूं। अभय हंसने लगा। टिंग डोंग। इस समय साइट से एक और मेल आया, लेकिन इस बार एक सिस्टम का संदेश नहीं था, बल्कि ये एक दोस्त का ईमेल है। उसने ईमेल पर क्लिक किया। भाई अभय, क्या ये रेस्टोरेंट मुलाकात है? क्या तुम इस आदमी का नाम और पता जानते हो? अभय ने पहले तो सोचा कि इसका जवाब ना दे, लेकिन वो फिर से जवाब दे देता है। हाँ भाई, ये मुलाकात रेस्टोरेंट है। जहां तक इस दोस्त के नाम की बात है तो वो मैं नहीं जानता। दूसरी तरफ माचा कैफे से बाहर आकर राहुल ने रोनी और नेहा से विदा ली और सोना को साथ लेकर वहां से निकल गया। राहुल यहाँ से सीधे पहले सोना को कुछ कपड़े खरीदने के लिए ले गया और फिर घर लौटने के बाद अपने कमरे में चला गया। सोना एक बहुत ही प्यारी और आज्ञाकारी बच्ची थी। लिविंग रूम में अकेली बैठी वो गुड़िया को गोद में लेकर टीवी देख रही थी। राहुल स्वभाव से मेहनती है। यदि कोई अधिक महत्वपूर्ण मामला हाथ में है तो वो निश्चित रूप से पहले उस महत्वपूर्ण मामले को समाप्त करेगा और फिर आराम करने, खेलने या दूसरे काम करने जाएगा। कंप्यूटर के सामने बैठकर राहुल ने चुपचाप पृथ्वी पर उन क्लासिक परियों की कहानियों को सर्च किया। टेरा की इस दुनिया में कुछ ही क्लासिक परियों की कहानियां हैं और उसमें से भी अधिकांश परियों की कहानियां एक ही तरह की होती हैं। वो या तो छोटे जानवरों पर होती हैं या पेड़ पौधों पर। लोगों पर आधारित परी कथाएं बहुत कम हैं और उन सभी में क्रिएटिविटी की कमी है। राहुल को अब जो करना है वो ये है कि उन सभी परियों की कहानियों को ढूंढना है जो उसने पृथ्वी पर सुनी और पढ़ी हैं, और फिर कुछ क्लासिक्स को चुनना है और उन्हें एक उपन्यास में संकलित करना है।
राहुल मन ही मन खुद से बातें करने लगता है। ये ना केवल मेरी होने वाली भाभी की मदद करने के लिए है, बल्कि मेरे हित के लिए भी है। किसने कहा कि पब्लिकेशन का मतलब पैसा कमाना है? राहुल को इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि पब्लिशिंग हाउस उसे प्रकाशित करने के लिए हाँ नहीं करेगा। आखिरकार इन परियों की कहानियों की सफलता के उदाहरण पृथ्वी पर मौजूद हैं। अगर नेहा का बॉस मूर्ख होगा तो ही इन्हें छापने से मना करेगा, नहीं तो वो इतने अच्छे अवसर को कभी नहीं जाने देगा। जैसे ही राहुल अपने मन ही मन में ये सोच रहा था, उसका फोन बज उठा। राहुल ने फोन पर नजर डाली तो ये एक अननोन नंबर था। हेलो हेलो, क्या ये मिस्टर राहुल हैं? फोन से एक मोटी और स्थिर आवाज आई। राहुल ने उत्तर दिया, जी मैं ही हूं, आप कौन है? मिस्टर राहुल हेलो। फोन पर आवाज खुशी से भरी हुई लग रही थी। मेरा नाम पलाश है और मैं न्यू मीडिया आर्टिस्ट का मैनेजर हूं। मैंने आपको देखा रवि के रेस्टोरेंट मुलाकात में। गाने का वीडियो बहुत अच्छा है, गीत और रचना दोनों ही एकदम नए हैं। राहुल थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गया और थोड़ी देर के लिए उसे इसका एहसास नहीं हुआ। ओह थैंक यू, राहुल ने बहुत ही विनम्रता से कहा। मिस्टर पलाश, मुझे अभी यहाँ कुछ काम है, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं अभी फोन रखता हूँ, मैं फिर से कॉल करूंगा, बाय। न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी एक शीर्ष घरेलू मीडिया कंपनी है जो मुख्य रूप से 4 मनोरंजन क्षेत्रों में लगी हुई है। फिल्में, विभिन्न प्रकार के शो, विज्ञापन और आर्टिस्ट मैनेजमेंट। न्यू आर्टिस्ट के द्वारा वर्तमान घरेलू प्रथम श्रेणी की कई फिल्म, टेलीविजन और गायक सितारों की खोज की गई थी। इसलिए स्टार बनने का सपना देखने वालों के लिए न्यू आर्टिस्ट मीडिया उनके सपनों में बसता है। मिस्टर पलाश एक साफ सुथरा सूट पहने हुए थे और वो बहुत ही सरल और ईमानदार दिखते थे। वो बॉस की कुर्सी पर बैठे थे और उनके हाथ में एक मोबाइल फोन था और फोन से बीप बीप की आवाज आ रही थी। ये लड़का मेरे फोन को काटने की हिम्मत कैसे कर सकता है? पलाश के चेहरे पर एक अजीब किस्म के भाव थे। इतने साल हो गए हैं पर मेरे साथ ऐसा किसी ने नहीं किया। इसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। पलाश ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया, अपना फोन नीचे रखा और कहा, अंदर आओ। बैंगनी ऑफिस के कपड़ों में एक लंबी अच्छी दिखने वाली लड़की अपने हाथ में कुछ कागज लेकर आई। सर, यहाँ वो जानकारी है जो आप चाहते हो, इसे मुझे दे दो। पलाश कागज लेने के लिए पहुंचा और पहला पन्ना खोला। राहुल शर्मा, पुरुष, 1993 में पैदा हुए। उधर बच्चों के डिपार्टमेंट के लीड एडिटर शाहनवाज मिर्जा उदास दिख रहे थे। आज पब्लिशिंग हाउस के एडिटर इन चीफ ने शाहनवाज मिर्जा से मुलाकात की और उन्हें बताया कि अगर बच्चों का डिपार्टमेंट सेल्स को प्रभावित करने के लिए अगली तिमाही में अच्छे काम करने के लिए विफल रहते हैं तो मिर्जा साहब को बर्खास्त कर दिया जाएगा। फिर पब्लिकेशन हाउस किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो इस पद के लिए ज्यादा सक्षम होगा। इसी समय उनके कार्यालय के दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आइए। मिर्जा साहब ने अपना चेहरा रगड़ा और खुद को थोड़ा और ऊर्जावान बना दिया। नेहा ने अपने हाथ में एक यूएसबी फ्लैश ड्राइव पकड़ी, दरवाजे को धक्का देकर खोला और एक खुश चेहरे के साथ अंदर चली आई। नेहा के चेहरे पर नजर डालकर मिर्जा साहब ने उम्मीद से पूछा, नेहा, क्या राघव सिंह हमारे पब्लिशिंग हाउस में परियों की कहानियों के अपने अगले एडिशन की डील साइन करने के लिए सहमत हो गए हैं? ये सुनकर नेहा के भाव बदल जाते हैं। वो खड़ी होकर मिर्जा साहब को देखने लग जाती है। मिर्जा साहब अभी भी उम्मीद भरी निगाहों से उसे देखते रहते हैं। तो क्या ये सारा यूनिवर्स राहुल के इर्द गिर्द ही घूम रहा है? क्या राहुल अब फेमस हो जाएगा? लेकिन राहुल कौन सा काम अपनाएगा, गाने का या लिखने का? इस रोमांचक कहानी में क्या होगा अगला ट्विस्ट, ये जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ। नेहा ने अपना सर नामे हिलाया और कहा, एडिटर इन चीफ, भूल जाइए आप राघव वाघव को। क्या मतलब है तुम्हारा? मिर्जा साहब ने अपनी भौहें तानी। नेहा बेटे, देखो, अगर तुम उनसे माफी मांग लेती हो तो वो तुम्हें माफ कर देंगे। मिर्जा अंकल, सच में? नेहा क्रोधित हो गई। राघव सिंह कितना बड़ा कमीना है। उसने एक्चुअल में मेरे सामने कुछ नामुनासिब शर्तें रखी और बाद में उसने मुझ पर ही मुकदमा कर दिया। मैं, और वो भी उससे माफी मांगू? बिल्कुल नहीं। तुम लड़की। मिर्जा साहब कुछ बोल नहीं पाए। नेहा अगर उनके सबसे करीबी दोस्त की बेटी नहीं होती तो वो कभी भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। नेहा ने गहरी सांस ली, अपने गुस्से को शांत किया और बोलना जारी रखा। एडिटर इन चीफ, आप गुस्सा मत होइए, बस मेरी बात सुनिए। मैंने एक नई किताब की तलाश की है और मुझे एक और अच्छा फेरी टेल राइटर मिला है। उसकी लिखी गई कहानियां विशेष रूप से आकर्षक हैं, जैसे भेड़िया और शिकारी से कम नहीं है। दरअसल भेड़िया और शिकारी इस दुनिया की क्लासिक परियों की कहानियों में से एक है और लंबे समय से चली आ रही है।
क्या? मिर्जा साहब अचानक अपनी सीट से खड़े हो गए। तुमने जो कहा वो सच है? तभी नेहा ने उन्हें एक पेन ड्राइव दिखाई। ये देखो, ये उस फेरी टेल राइटर के कलेक्शन में से कुछ कहानियां हैं। नेहा ने यूएसबी फ्लैश ड्राइव सीधे कंप्यूटर में लगाई और पहली ही कहानी खोली, जिसका नाम था लिटिल रेड राइडिंग हुड। जंगल के पार रहने वाली उनकी नानी ने उसके पिछले जन्मदिन पर उसे लाल रंग का हुड वाला कोट उपहार में दिया था। वो जब भी घर से बाहर निकलती वो हुड वाला कोट जरूर पहनती थी, इसलिए उसका नाम लिटिल रेड राइडिंग हुड पड़ गया था। एक दिन उसकी माँ को खबर मिली कि लिटिल रेड राइडिंग हुड की नानी बीमार है। उसने झटपट गर्मा गर्म सूप बनाया और खाना तैयार किया। फिर रेड राइडिंग हुड से कहा कि वो अपनी नानी के घर जाकर उन्हें सूप और खाना देकर आए। लिटिल रेड राइडिंग हुड अपना पसंदीदा लाल रंग का हुड वाला कोट पहनकर नानी के घर जाने के लिए तैयार हो गई। उसकी माँ एक बास्केट में सूप और खाना रखकर रेड राइडिंग को देते हुए बोली, देखो मेरी बच्ची, यहाँ से निकलकर सीधा नानी के घर जाना, रास्ते में कहीं मत रुकना, किसी अजनबी से बिल्कुल बात मत करना। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने माँ को विश्वास दिलाया कि वो सीधे नानी के घर जाएगी और उन्हें सूप और खाना देकर शाम तक वापस आ जाएगी। ये एक ग्राफिक नोवेल है। टेक्स्ट के अलावा हर पैराग्राफ के बगल में एक चित्र भी है। ये पूरा नोवेल चित्रों और टेक्स्ट से भरा हुआ है। इस वजह से फेरी टेल को और अधिक स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सकता है, जैसे कि लोग लिटिल राइडिंग हुड की फेरी टेल की दुनिया में प्रवेश कर रहे हो। लिटिल रेड राइडिंग हुड का पहला चैप्टर पढ़ने के बाद मिर्जा साहब दूसरे और तीसरे चैप्टर देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सके। वो रुक नहीं सके। जब तक मिर्जा साहब ने नेहा द्वारा लाई गई सभी परियों की कहानियों को पढ़ना खत्म किया, तब तक उनका चेहरा उत्साह से भर गया था और वो अपनी भावनाओं को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। इसमें चित्रों के साथ कुल 8 परियों की कहानियां हैं, जो कि अद्भुत और क्लासिक हैं। मिर्जा साहब लगभग अपने होश खो चुके थे। वो ऐसी परियों की कहानियों का एक और कलेक्शन बनाना चाहते थे। एडिटर इन चीफ, आप इन परियों की कहानियों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या इन्हें पब्लिश किया जा सकता है? ये देखकर कि मिर्जा साहब ने परियों की कहानियों को पढ़ने के बाद अपना सर नीचे कर लिया है, नेहा ने धीमी आवाज में पूछा, ये सोचकर कि शायद वो संतुष्ट नहीं है। मिर्जा साहब ने अपना सर उठाया और उत्साह से कहा, नेहा, ये परियों की कहानियां बहुत सुंदर हैं, स्पेशली वो कार्टून, वो विशेष रूप से परियों की कहानियों के अनुसार बनाए गए हैं। नेहा ने अपने चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान के साथ कहा, एडिटर इन चीफ, ये कार्टून परियों की कहानियों के लेखक द्वारा बनाए गए हैं। क्या? मिर्जा साहब आश्चर्य में हक्के बक्के होकर बोले, क्या? मैं विश्वास नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि मिर्जा साहब ने परियों की कहानियों को टेक्स्ट और चित्रों के साथ कभी नहीं देखा है, और यहाँ तक कि उनके वेदवती पब्लिशिंग हाउस ने भी ऐसी कई परियों की कहानियों की किताबें पब्लिश भी की हैं। पर यह सिर्फ इतना है कि उनके द्वारा पढ़ी गई फेरी टेल की किताबें अक्सर मुख्य रूप से सिर्फ पढ़ी जा सकते हैं और कार्टून केवल एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं, और कुछ के कवर पर केवल कुछ कार्टून होते हैं। लेकिन इस तरह की कहानियों में लगभग हर लंबे पैराग्राफ के साथ एक कार्टून होना मिर्जा साहब ने पहली बार देखा है। इसके अलावा मिर्जा साहब की कला चित्रों की समझ के आधार पर मिर्जा साहब ये साफ समझ सकते हैं कि राहुल के पास एक बहुत अच्छी पेंटिंग स्किल है और वो निश्चित रूप से परियों की कहानियों के हिसाब से ही बनाई गई है, ना कि कुछ अलग दर्शा रही है। इन फेरी टेल्स का लेखक वास्तव में एक ही समय में एक अच्छा लेखक और एक अच्छा चित्रकार भी है। पर क्या ये संभव है? मिर्जा साहब को विश्वास ही नहीं हो रहा था। सदमे में मिर्जा साहब का मुंह खुला देखकर नेहा दिल खोलकर हंसी, क्योंकि जब उसने इन परियों की कहानियों को पढ़ा था तो वो भी ऐसे ही दिख रही थी। ओह! थोड़ी देर के बाद मिर्जा साहब ने आखिरकार अपनी सांस वापस ली और नेहा को देखा और कहा, नेहा, जरा सीधे अपने पापा को फोन लगाकर मेरी बात करवाओ। अच्छा, लेकिन क्यों? आप क्या करने जा रहे हैं? नेहा ने संदेह से पूछा। मिर्जा साहब ने उसे सख्ती से कहा, मैं उससे पर्सनल रूप से बात करना चाहता हूं। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है यार। देखो, अगर मैं बात करता हूं उससे तो तुम्हें तुम्हारे दोस्त के बारे में उससे बात करना आसान हो जाएगा ना। अच्छा, क्या कहेंगे आप उनसे कि भाई आज तेरी बेटी मेरी उम्मीदों पर खरी उतरी है, तो मैं तुझे आज एक बात बताना चाहता हूं कि तेरी बेटी का एक बीएफ है। मिर्जा साहब हंसने लगे। अरे, पर मैं उसे बात कहूंगा तो वो खुश हो जाएगा। उसे तो हमेशा ये लगता है कि तुम शादी करना ही नहीं चाहती हो। मुझे कहानियां सुनाकर तुमने खुश किया है, तो मैं उसे ये बात बताकर तुम्हें खुश कर देता हूं। ओ मिर्जा अंकल, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये काम मैं सही समय पर खुद ही कर लूंगी। अभी हम बिजनेस के बारे में बात करते हैं। नेहा ने शर्माते हुए कहा, अगर आप फिर से ऐसा करते हैं तो मैं इस लेखक से आपकी बात नहीं करवाऊंगी। ठीक है, मैं नहीं करूंगा। मिर्जा साहब रुक गए, क्योंकि ये लड़की कुछ भी कर सकती है। बेहतर है कि उसे उकसाया ना जाए। चलिए,
तो सबसे पहले अब हम राहुल से बात करते हैं, सब कुछ एकदम साफ साफ कर लेते हैं ताकि शुरुआत में ही सब चीज़ों पर अच्छे से बात हो जाए, ताकि भविष्य में कोई समस्या ना हो। ठीक है, मिर्जा साहब ने हाँ में अपना सर हिलाया। मैं अभी उसे फ़ोन करती हूँ और उससे टाइम ले लेती हूँ। उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। पूरे दिन और पूरी रात काम करने के बाद राहुल ने आखिरकार अगली सुबह तक अपने दिमाग में सारी परियों की कहानियों को सुलझा लिया। कुछ को चुनने और उन्हें नेहा के पास भेजने के बाद राहुल सोना को सनफ्लावर नर्सरी स्कूल लेकर गया। सनफ्लावर नर्सरी स्कूल पुणे शहर के सबसे अच्छे नर्सरी स्कूल में से एक है। न केवल सुविधाएं अच्छी हैं, बल्कि स्कूल के शिक्षक यहाँ के बच्चों के साथ अपने बच्चों की तरह ही व्यवहार करते हैं। सोना पहले भी सनफ्लावर ही जाती थी, लेकिन क्योंकि मिली फिल्म शूटिंग के लिए बाहर गई थी और वो सोना की देखभाल नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसने सोना को यहाँ से निकाल लिया था और फिर सोना को राहुल के पास भेज दिया था। हालांकि राहुल सोना को अभी स्कूल में जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन वो कब तक सोना को घर पर ही रखता, और तो और सोना को भी अपने स्कूल के दोस्तों की याद आती थी। इसलिए राहुल सोना को सनफ्लावर नर्सरी स्कूल ही लेकर आया। उसने सोना को यहाँ छोड़ा, प्रिंसिपल से मिलकर बात की और वहां से निकल गया। स्कूल से निकलने के कुछ देर बाद ही उसके फोन की घंटी बजी। फोन स्क्रीन पर नजर डालते हुए राहुल ने फोन उठाया और हंसते हुए कहा, भाभी जी, आज आपके पास मुझे कॉल करने का टाइम कैसे मिला? राहुल, थैंक यू सो मच। नेहा ने बेहद ईमानदारी के साथ उसे धन्यवाद दिया। अरे भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप मेरी भाभी हैं। अगर मैं आपकी मदद नहीं कर सकता तो मैं किसकी मदद कर सकता हूँ? राहुल ने अपना सर हिलाया। वैसे बताइए कि आपके सीनियर एडिटर पब्लिश करने के लिए तैयार हैं? अभी तक तो नहीं, लेकिन हाँ, शायद हम उसके करीब हैं, नेहा ने जवाब दिया। वैसे राहुल, मैं इस बार आपको हमारे सीनियर एडिटर के कहने पर ही कॉल कर रही हूँ। वो तुमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं। ओ बस, राहुल ने कहा। ठीक है, कर लेंगे। क्या वहीं हो? नेहा एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। क्या आप अभी ऑफिस आना चाहते हो? हाँ, क्योंकि शायद दोपहर में मेरे लिए मिलना मुश्किल है। अच्छा चलो, पब्लिशिंग हाउस के बारे में भूल जाओ। इसके बारे में क्या ख्याल है कि किसी एक कॉफी शॉप पर मिला जाए? नेहा ने एक जगह का जिक्र किया। ठीक है, राहुल ने हाँ कहा और फोन रख दिया। दोनों ने एक समय फिक्स किया और राहुल वहां जाने के लिए यहां से सीधे निकल पड़ा। जैसे ही राहुल ने कॉफी शॉप में एंटर किया, नेहा ने राहुल को देखा और जल्दी से खड़े होकर अपना हाथ हिलाकर उसे इशारा किया। राहुल ने विनम्रता से सर हिलाया और जहां नेहा थी वहां चला गया और नेहा के पास बैठे अधेड़ उम्र के आदमी को देखा। मिस्टर राहुल, हेलो, मैं वेदवती पब्लिशिंग हाउस के बाल विभाग का सीनियर एडिटर हूं और मेरा नाम शाहनवाज मिर्जा है। मिर्जा साहब खड़े हुए और राहुल की तरफ उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया। अरे सर, प्लीज आप बैठिए, मैं आपसे उम्र में बहुत छोटा हूं, आप प्लीज बैठिए। राहुल ने मिर्जा साहब से हाथ मिलाया। मुझे आप सिर्फ मिर्जा बुला सकते हैं। अरे नहीं सर, फिर तो मैं आपका हमउम्र हो जाऊंगा, मिर्जा साहब ने बैठते हुए कहा। अरे राहुल, तुम तो मुझे सर मत कहो। अगर तुम बोलना ही चाहते हो तो मुझे नेहा की तरह मिर्जा अंकल बोल सकते हो, वही बोलो। ठीक है, यही सबसे बेहतर है, राहुल ने मिर्जा साहब से कहा। राहुल, सच कहूं तो तुमने मुझे चौंका दिया। थोड़ा सोचने के बाद मिर्जा साहब ने आगे कहा, यह कल्पना करना मुश्किल है कि सिर्फ 23 साल का एक युवक परियों की कहानियां लिख सकता है और साथ ही एक बेहतरीन चित्रकार भी हो सकता है। मिर्जा अंकल प्लीज मेरी इतनी तारीफ मत करिए। राहुल ने अपना हाथ ना में लहराया। मुझे एक चित्रकार कैसे माना जा सकता है? मैं तो सिर्फ पेंट करता हूँ और ये सिर्फ एक शौक है। आखिरकार राहुल की जिंदगी में अब सब सही हो जाएगा या नहीं? क्या अब राहुल की बात बन जाएगी या फिर वही होगा कि बात बनते बनते रह जाएगी? इस प्यारी सी कहानी में क्या होगा अगला ट्विस्ट, ये जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ। राहुल, अपने काम को कम मत समझो, मिर्जा साहब ने गंभीरता से कहा। भले ही आप इन कार्टूनों के बारे में बात ना करें, पर स्थानीय स्तर पर आपको गुरु कहलाने के लिए बस कुछ परियों की कहानियां ही काफी हैं। तभी नेहा बीच में बोल पड़ती है। मिर्जा अंकल, राहुल, क्या हम अब पब्लिशिंग पर चर्चा करें? 2 बार खांसते हुए मिर्जा साहब ने गंभीरता से कहा। राहुल देखो, ऐसा है, मैंने आपके द्वारा बनाई गई सभी परियों की कहानियों को पढ़ा है और मुझे लगता है कि ये परियों की कहानियां मेरी अपनी हैं। मैंने बच्चों की बुक्स पब्लिशिंग के बिजनेस में काम करने के बाद ये अब तक की सबसे रोमांचक और क्लासिक परियों की कहानियां पढ़ी हैं। इस पर मिर्जा साहब ने राहुल पर एक नजर डाली और देखा कि वो शांत बैठा है, तो इसीलिए उन्होंने बोलना जारी रखा। मैं चाहता हूं कि आप इन परियों की कहानियों को बढ़ावा दें। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इसे पब्लिश करने में इंटरेस्टेड हैं? ठीक है, राहुल ने आसानी से सहमति व्यक्त की। सच में? ये तो बहुत अच्छा है।
मिर्जा साहब ने अपने हाथों से ताली बजाई और उत्साह से कहा, यह सही है, क्योंकि अगर ये पब्लिश हुई तो केवल कुछ परियों की कहानियों को पब्लिश करना असंभव है, जो सभी वॉल्यूम में बंधी है, कम से कम 60,000 शब्द। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपके पास और भी परी कथाएं हैं, या आप कितने शब्द ऐड कर सकते हैं, क्योंकि केवल 10,000 से 20,000 शब्दों की एक बुक पब्लिश करना कैसे संभव हो सकता है। भले ही 20,000 शब्दों को कार्टून के साथ जोड़ भी दिया जाए तो भी ये केवल कुछ दर्जन पतले पन्ने हैं। राहुल ने कुछ देर सोचा और कहा, अगर वो वास्तव में किताब तक सीमित है तो मुझे डर है कि मैं मिर्जा साहब को निराश कर दूंगा। क्यों, क्या ये संभव नहीं है? मिर्जा साहब, मैं आपको निराश नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरी परियों की कहानियों को केवल एक वॉल्यूम में नहीं बांधा जा सकता, कम से कम 2 वॉल्यूम्स की आवश्यकता है। ठीक है, 2 वॉल्यूम्स तो 2 वॉल्यूम्स, ये ठीक है। मिर्जा साहब ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन फिर वो अचानक अपने होश में आए। उन्होंने राहुल को उत्साह से देखा और कहा, राहुल, आपने कहा कि 2 वॉल्यूम? आश्चर्य से मिर्जा साहब के दिल को झटका लगा था। राहुल ने सर हिलाया और कहा, बेशक 2 वॉल्यूम्स हैं। नहीं तो 2 लाख से अधिक शब्द और कार्टून एक वॉल्यूम में फिट होने के लिए बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा। यदि राहुल तैयार है तो वो अपने पिछले जन्म में सुनी और पढ़ी हुई कहानियों का उपयोग कर सकता है। अगर सभी परियों की कहानियों को रिलीज किया जाता तो ये 10 वॉल्यूम से कहीं ज्यादा होगी। इसके अलावा अपने पिछले जन्म में राहुल के जीवन के अनुभव ने उसे बताया है कि उसे अपना हर काम सोच समझ कर करना होगा। वो एक ही बार में सभी परियों की कहानियों को कैसे खोल कर रख सकता था? ये तो बस शुरुआत है। मिर्जा साहब बहुत खुश हुए और उन्होंने मजाक में कहा, मेरे भाई राहुल, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मिर्जा अंकल, चिंता मत करिए, आपके पास गवाह है तो सही, नेहा भाभी। राहुल और मिर्जा जोर से हंस पड़े। नेहा उन्हें देखती रही। चलिए, अब साथ ही साथ ये भी बताइए कि 1,000 शब्दों के लिए 500 रुपए और 10% बिक्री के बाद का प्रॉफिट शेयर, मिर्जा साहब ने पूछा। हालांकि राहुल मना करने वाला था, लेकिन फिर भी वो कीमत से अवाक था। दरअसल 500 रुपए 1,000 शब्दों के लिए ऑनलाइन नॉवेल्स के लिए एक बहुत अच्छी कीमत थी, और बिक्री के बाद की प्रॉफिट शेयर का 10% बहुत शानदार। ऑनलाइन नॉवेल्स की शब्द गणना की तुलना में परी कथाएं बाल्टी में सिर्फ एक बूंद है। सबसे लंबी परी कथा केवल 1850 शब्द है। राहुल ने जिन परियों की कहानियों को चुना वो द ग्रिम की फेरी टेल्स और एंडरसन की फेरी टेल्स में सबसे पसंदीदा क्लासिक हैं। राहुल के पिछले जन्म में लगभग हर कोई इन परियों की कहानियों को जानता था। तभी राहुल को गहराई में सोचता देख मिर्जा साहब ने पूछा, क्या हुआ राहुल, क्या तुम इससे खुश नहीं हो? ये देखते हुए कि राहुल कुछ नहीं बोल रहा है, मिर्जा साहब ने अपनी भौहें उठाई और विषय बदल दिया। ठीक है, हम धीरे धीरे इस विषय पर चर्चा करते हैं। चलो, अब आप एक कीमत बताओ। एक व्यापारी बेईमानी के बिना कोई व्यवसाय नहीं करता है, और मिर्जा साहब तो व्यापार में माहिर लगते हैं। राहुल ने उसके सामने पानी के गिलास से पानी का एक घूंट लिया, एक उंगली फैलाई और कहा, 300 रुपए 1,000 अक्षरों के लिए, ना कि शब्दों के लिए, साथ ही बिक्री के बाद 30%। और हाँ, मैं आपको केवल 15 वर्षों के लिए राइट्स दूंगा, और वो भी सिर्फ हिंदी भाषा में पब्लिश करने के लिए। देखो, 300 और बिक्री के बाद की हिस्सेदारी का 30%, ये मैं अभी तय कर देता हूँ। मिर्जा साहब ने भौं चढ़ाई। लेकिन ये जो सिर्फ हिंदी भाषा का है, वो भी 15 साल। क्या आप इसमें एक भाषा और जोड़ सकते हैं, इंग्लिश? ठीक है, इंग्लिश के भी 15 साल के पब्लिशिंग राइट्स के लिए मुझे 5 लाख हर 1,000 शब्द पर चाहिए, और बिक्री के बाद का 40%। इस दुनिया में यहाँ रहने वाले कई भारतीय लोग विदेशों में भी हैं। उनमें से ज्यादातर अपने दादा दादी के बाद से ही चले गए थे, इसलिए इंग्लिश किताबें पढ़ने के आदी हैं। वैसे भी भारत में हिंदी किताबें ज्यादा चलती हैं, और एक बार जब यही कहानियों की किताब इंग्लिश में छपकर देश से बाहर कदम रखेगी तो कीमत आसमान छू जाएगी। अब मिर्जा साहब चुप थे। वो स्मार्ट थे, लेकिन राहुल उनसे भी ज्यादा स्मार्ट था। काफी देर तक सोचने के बाद मिर्जा साहब को अचानक अपनी वर्तमान स्थिति याद आई। अगर बच्चों की किताबों की बिक्री नहीं बढ़ी तो उन्हें फायर कर दिया जाएगा। यदि उन्होंने सिर्फ हिंदी कॉपीराइट खरीदा तो भी उन्हें निश्चित रूप से फायर कर दिया जाएगा। दोनों ही सिचुएशंस में एक ही परिणाम है। राहुल, मुझे आपकी परियों की कहानियों के कलेक्शन का हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉपीराइट चाहिए, मिर्जा साहब ने धीमी आवाज में कहा। देखो, मैं इंप्रेस हुआ हूं, इसीलिए तुम्हारी सारी शर्तें मान रहा हूं, लेकिन अब ये कहानी जल्द से जल्द तैयार करना तुम्हारे हाथ में है। मिर्जा अंकल, आप चिंता मत करिए, मैं वादा करता हूं आपने जो फैसला लिया है वो एकदम सही साबित होगा। कुछ और बातें करने के बाद राहुल वहां से निकल गया। घड़ी में 12 बजने वाले थे। सनफ्लावर नर्सरी स्कूल एक हाफ बोर्डिंग सिस्टम है।
दोपहर को लेने और छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चों को सुबह छोड़ दिया जाता है और लगभग 5 बजे लेने जाया जाता है। लेकिन राहुल को सोना को लेने जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। राहुल सड़क पर बिना किसी लक्ष्य के चलते जा रहा है। राहुल को एहसास होने से पहले ही वो यूनिवर्सिटी पहुंच गया। जुलाई के आसपास परिसर हरे भरे पौधों और खिलते फूलों से भरा हुआ है। वहां ज्यादा छात्र नहीं है और ग्रेजुएशन समारोह के लिए इंतजार करने वाले सीनियर्स को छोड़कर जूनियर छात्र तो अवसरों की तलाश में छुट्टियों में मुंबई चले गए हैं। सीनियर्स के हॉस्टल की इमारत की ओर जाने वाली छोटी सड़क पर राहुल चला जा रहा था कि तभी, एक्सक्यूज मी, क्या आप राहुल हैं, हमारे सीनियर? राहुल के कानों में एक उत्तेजित महिला की आवाज आई। हाँ। राहुल रुक गया और उत्सुकता से घूमा और देखा कि एक लंबी सुंदर युवा लड़की उसके बगल में उसके चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान के साथ खड़ी थी। उसका गोरा चेहरा लाली से दमक रहा था। उस नाजुक लड़की के पीछे 3 और लड़कियां, जो कि उसकी रूममेट या क्लासमेट होनी चाहिए, वो भी खड़ी थीं। राहुल ने उससे पूछा, हाँ मैं राहुल हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम कौन हो? ये राहुल सर हैं, सीनियर हैं। वो राहुल के चारों ओर खड़ी हो गई। सर, हम आपके प्रशंसक हैं। उस नाजुक लड़की ने चमकदार आंखों से राहुल को देखा और कहा, मैं टीवीलॉजी पर हूँ और मैंने आपका वीडियो देखा है। वो गाना बहुत ही शानदार था। फिर हमें पता चला कि आप तो हमारे सीनियर हैं, इसीलिए हमें विशेष रूप से आपसे मिलने आए। लेकिन हमें आपसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। उसकी आवाज़ के लहजे को देखते हुए वो स्पष्ट रूप से राहुल की फैन ही लगती है। वो चाहती थी कि वो राहुल से और बात करे, वो उसे अपने जीवन के बारे में सब कुछ बता सके। राहुल अपने पिछले जन्म में अनगिनत फैंस को देख चुका है, इसीलिए उसने स्वाभाविक रूप से इन लड़कियों के मनोविज्ञान को समझा और मुस्कुराते हुए कहा, आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। तो मैंने तो अभी बस एक ही गाना गाया और मेरे अपने फैंस हैं, धन्यवाद। नहीं नहीं सर, वेलकम। उस सुंदर लड़की ने अपने हाथों को घबराकर हिलाया। सर, आप भविष्य में निश्चित रूप से एक बड़े स्टार बन जाएंगे। क्या बकवास कर रही है? सर, अभी से एक बड़े स्टार हैं, एक दूसरी लड़की ने कहा। इतने में राहुल को और भी लड़कियों ने घेर लिया। राहुल इन सबको देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। लड़कियों ने राहुल से उम्मीद से कहा, सर, क्या हम आपके साथ एक पिक्चर ले सकते हैं? बिल्कुल। वैसे सच कहूं तो ये पहली बार है जब मैं अपने फैंस के साथ पिक्चर्स लूंगा। लड़कियों ने अपने मोबाइल फोन निकाले और तस्वीरें लेने में मदद करने के लिए एक राह चलते दोस्त को सौंप दिया। हो सकता है कि पहली बार किसी अनजान आदमी के साथ फोटो खिंचवा रही हो, क्योंकि वो लड़कियां थोड़ा हिचकिचा रही थीं। तस्वीरें लेने के लिए उस दोस्त ने जल्दी से मोबाइल फोन के कैमरे का शटर दबाया और 5 की तस्वीरें खींच ली। सर, थैंक यू। राहुल के साथ फोटो लेने के बाद लड़कियां उत्साहित थीं। राहुल ने अपना हाथ लहराया और कहा, चलिए अब मैं चलता हूँ, शुक्रिया। उस रास्ते पर चलते चलते लोगों की बातें सुनाई दे रही थी। अरे, ये क्यों इतना जाना पहचाना लग रहा है? कौन जानता है इसे? अरे शायद ये कोई स्टार है। अरे क्या ये वही नहीं है जिसने टीवीलॉजी पर वो गाना गाया है? अरे हाँ, वो मुलाकात रेस्टोरेंट वाला। आखिर राहुल का वीडियो टीवीलॉजी में इतना लोकप्रिय हो गया और व्हाट्सएप की सुर्खियों में भी दिखाई दिया, तो वो इसके बारे में कैसे नहीं जानते? नतीजन ज्यादा से ज्यादा लोग राहुल को देख रहे हैं और फोटो लेने के लिए और अधिक लोग इकट्ठा होते जा रहे हैं। ये देखते हुए कि स्थिति ठीक नहीं है, राहुल ने अपने पैरों की गति बढ़ाई और हॉस्टल बिल्डिंग के दरवाजे की ओर भागा। राहुल, जो अपना सर नीचे करके आगे की ओर दौड़ रहा था, गलती से किसी से टकरा गया और उसी समय एक चीख निकली। आह! सामने देखा तो एक लड़की, एक खूबसूरत लड़की, जो कि जमीन पर गिर गई थी। उसने गुलाबी स्पोर्ट्स वियर, बेसबॉल कैप और आंखों पर धूप का चश्मा पहन रखा था। हालांकि उस लड़की ने बेसबॉल कैप पहनी हुई है और उसका आधा चेहरा बड़े धूप के चश्मे से ढका हुआ है, लेकिन राहुल की नजर में ये निश्चित रूप से एक सुंदर लड़की है। टकराते ही वो लड़की गिर गई। राहुल झुका और उसने उसे उठाया। वो लड़की से माफी मांगने ही वाला था, इतने में उस लड़की ने अपनी प्यारी सी आवाज में कहा, आई एम सॉरी। उसे सॉरी बोलते देख राहुल चौंक गया और उसने लड़की से कहा, अरे पर सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। वो लड़की राहुल को देखने लगती है। राहुल पहली बार ऐसे किसी लड़की से मिल रहा है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। क्या राहुल की जिंदगी में कोई नई लड़की आने वाली है? क्या राहुल के पास अब बहुत पैसा भी आने वाला है? क्या राहुल की जिंदगी अब बदलने वाली है? इस प्यारी सी कहानी में क्या होगा अगला ट्विस्ट, ये जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ। मैंने आपको कोई चोट तो नहीं पहुंचाई ना? राहुल ने पूछा। अरे नहीं नहीं, लड़की ने अपना सर बार बार हिलाया। मैं ठीक हूं और ये मेरी गलती है कि मैंने आपको नोटिस नहीं किया। अच्छी बात है अगर आप ठीक हैं तो। राहुल ने सर हिलाया और कहा, अच्छा ठीक है तो मैं जाता हूँ, गुड बाय। रुको, 1 मिनट रुको, लड़की ने कहा।
क्या आप जानते हैं कि एक्टिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर राकेश सिन्हा किस ऑफिस में होंगे? राहुल ने मुड़कर कहा, प्रोफेसर राकेश यहाँ नहीं है। दरअसल ये तो हॉस्टल की बिल्डिंग है और प्रोफेसर राकेश का ऑफिस सामने वाली बिल्डिंग में है। ओह, क्या ये ऑफिस बिल्डिंग नहीं है? जी नहीं, पिछले साल उस सामने वाली बिल्डिंग को उपयोग में लाने के लिए इस तरफ को हॉस्टल में बदल दिया गया था। राहुल ने धैर्यपूर्वक समझाया। मैं आपको वहां ले जाऊं? मैं लड़की खुशी से मुस्कुराई। क्या मैं आपका समय बर्बाद तो नहीं कर रही? अरे नहीं नहीं, ये ठीक है। राहुल ने अपना सर हिलाया और उस लड़की को ऑफिस की बिल्डिंग की ओर ले गया। यूनिवर्सिटी की प्लानिंग में ऑफिस बिल्डिंग एकदम सेंटर में स्थित है, जहां कॉलेज के प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर काम करते हैं। हरे रंग की इस बिल्डिंग के पूरे रास्ते में राहुल और उस लड़की के बीच आश्चर्यजनक रूप से मौन बना रहा और दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से बात करने की पहल नहीं की। उस गाने की वीडियो की लोकप्रियता अभी तक कम नहीं हुई है। सड़क पर कुछ छात्रों ने राहुल को पहचान लिया तो या तो उन्होंने उससे हाथ मिलाया या एक ग्रुप फोटो के लिए पूछने के लिए आगे आए। राहुल ने सबको शांति से जवाब दिया। जब वो बिल्डिंग में पहुंचे तो लड़की ने अचानक से कहा, आप तो पूरे कैंपस में बहुत फेमस हैं और मुझे भी लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। लड़की ने राहुल के चेहरे को अभी तक ध्यान से नहीं देखा था और जब उसने ध्यान से देखा तो उसे अचानक परिचित महसूस हुआ। क्या आप किसी टैलेंट शो में गए हैं? लड़की को धीरे धीरे याद तो आने लगा, लेकिन उसे अभी राहुल किसी यूनिक टैलेंट जैसे टैलेंट शो पर आने वाला लगा जो कई सीजन तक टेलीकास्ट हुआ था। अरे नहीं नहीं, मैंने कभी इसमें भाग नहीं लिया। राहुल ने सर हिलाकर मना किया। इतनी देर में वो लोग लिफ्ट के सामने पहुंच चुके थे। लिफ्ट के बाईं ओर एक दरवाजा था और दरवाजे पर एक नेम प्लेट है जिस पर लिखा है राकेश सिन्हा। तो अब गुड बाय। बोलना खत्म करने के बाद राहुल पीछे मुड़ा और जाने लगा। राहुल को घूमते देख वो लड़की अचानक जोर से चिल्लाई, सर। हाँ। राहुल रुक गया और मुड़कर देखने लगा। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, वो वास्तव में एक सुंदर लड़की है। धूप के चश्मे के पीछे दो घुमावदार भौहें और एक जोड़ी आंखें एकदम कमल की तरह, किसी पेंटिंग की तरह लग रही थी। राहुल, जो अपने पिछले जन्म में सुंदरियों को देखने का आदी था, उसे भी चुपके से इस लड़की की खूबसूरती की तारीफ करनी पड़ी। अपना सर हिलाते हुए राहुल अपने होश में आया और उसने संदेह से पूछा, क्या कुछ और भी है? अपनी शर्मिंदगी को छिपाने के लिए अपने धूप के चश्मे को पोंछते हुए उस लड़की ने पूछा, तुम मुझे नहीं जानते? क्या? मुझे तुम्हें जानना चाहिए। राहुल ने अपना सर हिलाया और ईमानदारी से जवाब दिया। ओह। लड़की थोड़ा चकित हो गई। क्या तुम डायरेक्शन डिपार्टमेंट से हो? हाँ। राहुल ने हाँ में सर हिलाया। फिर हम दोबारा मिलेंगे। लड़की अचानक खुश हो गई। तब तक तुम मुझे जान जाओगे। ये कहने के बाद लड़की ने फिर से अपना धूप का चश्मा लगाया और प्रोफेसर के कमरे में चली गई। राहुल उसे देखता रह गया और उसने खुद से कहा, मुझे डर है कि लड़की शायद पागल है। बेवजह इस लड़की को रास्ता दिखाया। इतना सोचकर राहुल हॉस्टल में वापस चला गया। वहां कोई नहीं था, इसलिए राहुल ने सोचा कि वो गलत टाइम पर हॉस्टल में आ गया है। जैसे ही राहुल सोच रहा था कि आउटिंग के लिए अब कहाँ जाना है, उसे रेस्टोरेंट के ओनर रवि का फोन आया और उसने उसे मिलने के लिए अपने रेस्टोरेंट पर बुलाया। जब राहुल मुलाकात रेस्टोरेंट में आया तो रवि पहले से ही दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था। भाई राहुल, तुम आओ। रवि ने राहुल की बांह पकड़ी और सीधे उसे दूसरी मंजिल पर ले गया। चलो चलते हैं। राहुल ने हैरान होकर पूछा, भाई रवि, क्या हुआ? क्या है? राहुल पूरी तरह से भ्रमित था। रवि उसे दूसरी मंजिल पर निजी कमरे तक खींच ले गया। जैसे ही उसने दरवाजे में एंटर किया, रवि जोर से चिल्लाया, मिस्टर राहुल, मैं आपके लिए उस इंसान को लाया हूं जो आपसे मिलना चाहते हैं। एक सूट में एक अधेड़ उम्र का आदमी वहां बैठा हुआ था। निजी कमरे का दरवाजा खुला तो उसे देखकर अधेड़ आदमी जल्दी से खड़ा हो गया। नमस्कार मिस्टर राहुल, मैं न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी का ओनर पलाश हूँ। पलाश ने कुछ कदम आगे बढ़ाए और राहुल से हाथ मिलाया। हमने 2 दिन पहले आपको कॉल किया था, लेकिन आप शायद उस टाइम पे बिजी थे और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो आज बात कर लें। आपने मुझे कॉल किया था? एक पल के लिए राहुल ठिठक गया, फिर जल्दी से उसे याद आया कि वास्तव में कल या परसों मिस्टर पलाश का फोन आया था। ये देखते हुए कि राहुल अचंभित था, रवि ने सीधे उन दोनों को खाने की मेज पर बैठने के लिए खींच लिया और कहा, अरे आप लोग बस वहीं खड़े मत रहिए, खाना और पीना टेबल पर लगा दिया गया है। आओ खाते समय बात करते हैं। हाँ हाँ, खाते हुए बात करते हैं। पलाश जानते थे कि उनके लिए अचानक यहाँ पर आना बहुत अनएक्सपेक्टेड था, इसीलिए उन्होंने इस समय अजीब माहौल को दूर करने की पहल की। ठीक है, इतना कहकर सब बैठ गए। राहुल अभी भी पलाश को देख रहा था और कुछ समझ नहीं पा रहा था। पलाश उसे देखकर भांप जाता है और उसे बोलता है,
देखिए मिस्टर राहुल, बात दरअसल ये है कि मैंने कुछ दिनों पहले आपके गाने का वीडियो देखा और मुझे लगा कि वो बहुत अच्छा है। मैं व्यक्तिगत रूप से और न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी की ओर से आपको ये ऑफर देने आया हूँ कि क्यों ना हम साथ मिलकर काम करें। इतने सालों तक मीडिया में काम करने और मनोरंजन उद्योग में इतने सारे सितारों को लॉन्च करने के बाद मिस्टर पलाश एक ही नज़र में अच्छे आर्टिस्ट को पहचान जाते थे। वो राहुल को देखते ही समझ गए थे कि वो एक लंबी रेस का घोड़ा है। वो समझ गए थे कि उसका गाना लंबे समय तक चलने वाला है। वो राहुल को एक पैकेज के रूप में देख रहे थे जिसमें सब खूबियां हैं। वो उसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में खड़ा करना चाहते थे। रवि एकदम से मिस्टर पलाश से बोला, पलाश तुम तो सीधे मुद्दे पर आ गए यार, पहले राहुल से बात करके उसे जान तो लो। अरे बिल्कुल जानेंगे, वो हमारी फैमिली में अगर आ जाएंगे तो हम बिल्कुल बातें करेंगे। राहुल ने पलाश को देखा और नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं मिस्टर पलाश को निराश करने जा रहा हूं। राहुल, क्या तुम मना करने वाले हो? पर क्यों? रवि भी थोड़ा हैरान था। रवि के हिसाब से न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी इस बिजनेस में सबसे अच्छी कंपनी है। मनोरंजन उद्योग में न जाने कितने ही कलाकार और मशहूर हस्तियां न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं। अब न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी के बॉस मिस्टर पलाश ने व्यक्तिगत रूप से राहुल को कंपनी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन वो सहमत नहीं हुआ। हाँ क्यों? पलाश दंग रह गया। हम न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी बहुत ईमानदार हैं। अगर आप न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी में शामिल होने के इच्छुक हैं तो मैं आपका मीडिया कर्मी बनने को तैयार हूं। पलाश की बात करें तो 10 साल पहले पलाश की शादी हुई और उसके बच्चे हुए। वो एजेंट के विशेष सर्कल से बाहर आ गया और मन की शांति के साथ साथ अपना खुद का मालिक बन गया है। वो कह सकता है कि वो खुद न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी का मैनेजर है, जो उसकी ईमानदारी और दृढ़ संकल्प को भी दर्शाता है। अगर ये कोई साधारण ग्रेजुएट स्टूडेंट होता तो वो पलाश की कंपनी में नीचे दर्जे के काम भी कर सकता था, या फिर ये ऑफर भी शायद उसे नहीं मिलता। लेकिन राहुल अलग है। अपने पिछले जन्म में वो न केवल एक प्रसिद्ध गायक था, बल्कि एक रेप्यूटेड मीडिया ग्रुप में एक अच्छी पोस्ट पर भी था। इस जीवन में भी राहुल हर दिन इधर उधर भागना नहीं चाहता था, क्योंकि सोना की देखभाल उसकी माँ की भी जिम्मेदारी है। इसीलिए वो भविष्य में सुपरस्टार बनने के लिए सोना को वापस मिली के पास भेज सकता है। वैसे भी अभी तो मूल रूप से पैसा कमाने का उसका मोटिव सोना को एक सुखी और समृद्ध जीवन देना ही है। सोना के बिना इतना पैसा कमाने का क्या मतलब है? यही सब सोचकर राहुल ने आगे कहा, मिस्टर पलाश, मुझे वास्तव में बहुत खेद है, मैं आपकी कंपनी में नहीं आ सकता। पलाश निराशा से भर गया और वो राहुल को मनाना चाहता था, लेकिन तभी रवि बीच में बोला, अरे ये खाना तो ठंडा हो गया। रवि राहुल के स्वभाव को जानने लगा था। उसके हिसाब से राहुल ने जो कुछ भी तय कर लिया था वो अक्सर बदलना आसान नहीं था। इसीलिए रवि ने सीधे मिस्टर पलाश को टोका, वैसे भाई राहुल, तुम्हारी बेटी सोना कहाँ है? मैंने उसे नर्सरी स्कूल में एनरोल कर दिया है। सोना के बारे में राहुल कभी भी मुस्कुराए बिना बात नहीं करता है। इससे पहले उसकी मम्मा ने खुद के काम के रीजन से सोना को स्कूल से निकलवा दिया था। अरे वाह, क्या वो इस वक्त स्कूल में है? ये सुनकर राहुल ने हाँ में सर हिलाया। मिस्टर पलाश की आंखें चमक उठी और उन्होंने कहा, वैसे वो कौन से स्कूल में जाती है? सनफ्लावर नर्सरी स्कूल। क्या क्या संयोग है? पलाश ने अचानक मेज पर हाथ मारा। मिस्टर राहुल, मेरा बेटा हैरी भी सनफ्लावर नर्सरी स्कूल में पढ़ रहा है। ठीक है, मेरी बेटी भी नर्सरी में ही है। इस समय रवि ने कहा। राहुल अवाक था और मन ही मन सोच रहा था, क्या ऐसा संयोग हो सकता है? मिस्टर राहुल, पलाश ने साफ साफ कहा, मुझे लगता है कि अगर आप हमारी कंपनी में आने के लिए सहमत नहीं हैं तो शायद इसकी कोई वजह है, या फिर आपको लगता है कि अभी समय सही नहीं है। चिंता ना करें, न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। और मैं आपको यह भी विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में चाहे वो फिल्में हो, टीवी शो हो, विज्ञापन हो या अन्य कोई काम हो, मैं सबसे पहले आपसे ही पूछूंगा। लेकिन अगर आप असहमत हुए तो मैं निश्चित रूप से आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। बताइए, ये प्लान कैसा है? राहुल ने पलाश को आश्चर्य में देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने बैठे व्यक्ति में इतनी हिम्मत होगी। न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी के बारे में ये जरूर कहा जा सकता है कि वो बड़े सितारे जिनके पास अपने खुद के स्टूडियो हैं, उन्हें भी कभी न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी द्वारा ऐसी कोई पेशकश नहीं की गई है। आखिरकार कुछ काम ऐसे होते हैं जो बड़े सितारे मना नहीं कर सकते और ना करने की हिम्मत करते हैं। लेकिन न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी की साख है। न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी उनके स्टार्स की शक्ति है। कोई भी बिजनेस लीडर न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए उन स्टार्स को अगर किसी काम के लिए मना करना होता तो वो झूठ बोल देते कि उन्हें कंपनी ने मना कर दिया है। बताइए मिस्टर राहुल, क्या आप मेरे इस ऑफर से सहमत हैं? अगर हाँ तो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर आपको अब भी कोई शक है
तो आप मुझे बता सकते हैं, बताइए, है मंजूर? राहुल उसे देखता है और सोच में डूब जाता है। रवि राहुल को ऐसे देख रहा होता है जैसे कि वो चाहता हो कि राहुल पलाश के ऑफर को स्वीकार कर ले। वहीं मिस्टर पलाश ऐसा ऑफर देकर एक तरह से खुद पर फक्र महसूस कर रहे होते हैं। तो क्या राहुल ऑफर स्वीकार करेगा या अभी भी वो मना कर देगा? अगर राहुल ऑफर स्वीकार करेगा तो क्या वो आगे बढ़ेगा या उसके सामने कोई और तकलीफ आ जाएगी? इस प्यारी सी कहानी में क्या होगा अगला ट्विस्ट, ये जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ। ये देखते हुए कि राहुल थोड़ा सोच में पड़ गया है, पलाश ने लोहा गर्म देखकर उस पर हथौड़ा मारा। आपको सोना के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी भी 4 साल की है। मैं अपने ड्राइवर से कहूंगा कि वो आपकी बेटी सोना को भी हर दिन समय पर स्कूल लेकर जाएगा। जब तक आप हमारी कंपनी के साथ हैं तब तक आपको सोना की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने जो कहा वो हो सकता है? राहुल ने पूछा। अरे हाँ, वास्तव में मैं इन दोनों पॉइंट्स को कॉन्ट्रैक्ट में लिख सकता हूं। ये कहते हुए पलाश उठकर सोफे तक गया और एक काले ब्रीफ केस से एक लैपटॉप निकाला। मैंने इसकी तैयारी पहले ही कर ली थी। पलाश की हरकतों को देखकर रवि सकपका गया। क्या तुमने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है? हम यहाँ सिर्फ खाने पर मिले थे, पर तुम तो पूरी तैयारी करके आए थे। तुमने तो मुझे सिर्फ मिलने के लिए कहा था, लेकिन भाई साहब तुम तो यहाँ पूरी प्लानिंग से आए हो। अरे रवि, नाराज मत हो, पलाश ने रवि से कहा। हाँ मैं मानता हूँ हमारी सिर्फ साथ लंच करने की बात हुई थी, पर अभी जब बात फाइनल हो गई है तो मैं आगे तो बढ़ूंगा ही ना। हम साथ में सिर्फ लंच किसी और दिन कर लेंगे। मेरी बीवी बहुत अच्छा खाना बनाती है, तुम घर आ जाना, तब हम साथ में और अच्छे से लंच कर लेंगे। तो ठीक है, लाओ मुझे दिखाओ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मुझे देखने दो। मुझे बस 10 मिनट दो, मैं पहले इसे एडिट करूंगा। पलाश ने अपना हाथ हिलाया, फिर उसने अपना सर नीचे करके कंप्यूटर चालू कर दिया। 10 मिनट जल्दी ही बीत गए और पलाश ने सीधे कंप्यूटर को रवि की ओर धकेल दिया। वैसे भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रवि भी एक जानकार व्यक्ति है। वो इस इंडस्ट्री के छल कपट से अच्छी तरह वाकिफ है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में कई जाल होते हैं। कंप्यूटर संभालने के बाद रवि ने इसे लगभग शब्द दर शब्द पढ़ा। राहुल ने झुककर उसे साथ में देखा। राहुल भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से बहुत परिचित है। भले ही हजारों नहीं, लेकिन उसने पिछले जन्म में बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स को देखा है। इसलिए रवि की तुलना में राहुल की पढ़ने की गति तेज है। मिस्टर पलाश, क्या आप सच में इसको लेकर सीरियस हो? रवि को कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने में 10 मिनट का समय लगा। वो हैरान था क्योंकि पलाश ने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो कॉन्ट्रैक्ट कोई साधारण कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि एक स्टूडियो के समान एक सहयोग समझौता है। वैसे तो हर नए कलाकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि ये तो इंडस्ट्री का उसूल है, बिना कॉन्ट्रैक्ट के कोई काम नहीं होता, पर यह कॉन्ट्रैक्ट बहुत अलग था। इसे राहुल को देखते हुए तैयार किया गया था। रवि को लगा था कि पलाश ने राहुल को बहुत अधिक महत्व दिया है। दरअसल पलाश ने राहुल के साथ एक स्टूडियो एस्टेब्लिश करने की शर्त रखी है। पलाश उसे एक कंपनी के रूप में सहयोग करेंगे और उस कॉन्ट्रैक्ट में एकमात्र शर्त यह है कि न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी भविष्य में राहुल के स्टूडियो के सभी मुनाफे का 20% शेयर लेगी। दूसरे शब्दों में, स्टूडियो एक छोटी कंपनी है, पलाश एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर है जिसका 20% शेयर है और शेष 80% राहुल का है। स्टूडियो के शुरुआती फेज में न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी हर महीने स्टूडियो को 1 लाख रुपए महीने का ऑपरेटिंग फंड डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जब तक कि स्टूडियो पैसे नहीं कमा लेता। बेशक मैं सीरियस हूं, पलाश ने गंभीरता से सर हिलाया। राहुल इस काम के योग्य है और मुझे विश्वास है कि मिस्टर राहुल मुझे कभी निराश नहीं करेंगे। मिस्टर पलाश, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए सहमत हूं। अगर उसे कोई स्टूडियो स्थापित करने में मदद करने के लिए तैयार है तो राहुल स्वाभाविक रूप से तैयार है। बहुत अच्छे, पलाश ने अपने हाथों से ताली बजाई और कहा, ठीक है, मैं वापस जाऊंगा और कंपनी की लीगल टीम को कॉन्ट्रैक्ट की समीक्षा करने दूंगा। मिस्टर राहुल, आप भी एक लॉ फर्म में जाएं और एक वकील को हायर करें। अच्छा, मैं चलता हूं। न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी का ऑफिस आपका इंतजार करेगा। अरे मिस्टर पलाश, तुम इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो? रवि ने पलाश को पकड़ लिया, जो कि उठकर जाने ही वाला था। अब जब सब बात कर चुके हैं तो तुम एक या दो ड्रिंक्स क्यों नहीं लेते? क्या आपको लगता है कि ये ठीक है? पलाश ने पूछा। हाँ बिल्कुल है, रवि ने जवाब दिया। उसने राहुल की ओर देखा और बोला, मिस्टर पलाश, मुझे मिस्टर राहुल मत कहिए। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब से मैं आपको पलाश भाई कहूंगा और आप मुझे सिर्फ राहुल कहेंगे। ये कैसा रहेगा? ठीक है। पलाश बहुत खुश हुआ। भविष्य में इतने काबिल न्यू कमर के बारे में बात करते हुए उन्हें काफी गर्व होगा।
क्योंकि अब जब सब डिसाइड हो गया है तो क्यों ना खुशी खुशी में थोड़ी शराब पी जाए। रवि माहौल को लाइवली बनाने में माहिर है। नतीजन धीरे धीरे वहां का फॉर्मल माहौल कैजुअल हो गया और कॉन्ट्रैक्ट हो जाने की खुशी में पलाश ने राहुल के नाम पर बार बार टोस्ट किया। रवि ने भी समय समय पर टोस्ट किया। होते होते सबने इतनी पी ली कि मुलाकात रेस्टोरेंट से घर लौटने के बाद राहुल सीधा सोफे पर गिर पड़ा और गहरी नींद में सो गया। राहुल शाम के लगभग 5 बजे तक नहीं उठा। फिर उठकर अपनी आंखें मलते हुए राहुल ने अपने फोन को देखा। अच्छा, क्या टाइम हुआ? टाइम देखकर वो तुरंत उछल पड़ा। उफ, 5 बज गए, सोना। अपना चेहरा धोए बिना राहुल वहां से सीधा एक टैक्सी लेकर स्कूल के लिए निकला। जिस सोसाइटी में राहुल रहता है वहां से सनफ्लावर नर्सरी स्कूल तक ड्राइव करने में लगभग 10 मिनट लगते हैं, लेकिन इस समय बहुत भीड़भाड़ होती है और सड़क ट्रैफिक से भरी होती है और टैक्सी को लगभग आधे घंटे का समय लग जाता है। अब शाम के 5:30 बज गए हैं। स्कूल 5 बजे खत्म होता है और माता पिता 5 बजे के पहले ही दरवाजे पर इंतजार करने लगते हैं और 5 बजे के बाद अपने बच्चों को ले जाते हैं। मेरी बच्ची कितनी परेशान हो रही होगी, वो कितनी घबरा रही होगी। मैं इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता हूँ? मुझे समझना चाहिए, अब मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। मैं फूल जैसी बच्ची को ऐसे परेशानी में नहीं डाल सकता। ये सोचते सोचते राहुल स्कूल तक पहुंचा। जैसे ही राहुल ने स्कूल में एंटर किया, उसने सोना को स्कूल के वेटिंग रूम के दरवाजे पर बैठे देखा। सोना ने अपनी बाहों में एक खरगोश वाला स्टफ्ड टॉय पकड़ा हुआ था और तभी उसने गेट की ओर देखा। सोना को अकेले देखते ही राहुल का दिल पसीज गया और उसने खुद को जोर से थप्पड़ मारा और फिर जोर से चिल्लाया, सोना। हाँ पापा। जब उसने राहुल को अपनी ओर आते देखा तो वो तुरंत खुश हो गई और राहुल की ओर बढ़ी। उसने अपनी छोटी सी बाहों को दूर से फैला दिया। राहुल ने जल्दी से कदम बढ़ाए, नीचे झुका और सोना को अपनी बाहों में भर लिया। पापा। सोना राहुल की बाहों में सिमट गई। सोना के छोटे चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव दिखा, पर साथ ही साथ उसे उस मासूम बच्ची के चेहरे पर डर का भाव भी दिखा। सोना डरी हुई अपने पापा से चिपकी रही। अरे, राहुल ने सोना से कहा, सोना, आई एम रियली सॉरी। पापा आज दोपहर में सो गए थे, पर पापा आपसे वादा करते हैं अगली बार मैं सोना को कभी इंतजार नहीं करने दूंगा। सोना ने सर हिलाया। उसकी आवाज बसंत की हवा की तरह सुरीली थी। अपनी प्यारी सी आवाज में सोना ने ढेरों शिकायतें की। आपको पता है मैं कितनी देर से आपका वेट कर रही थी। मुझे तो लगा था कि आज आप मुझे ले जाना ही भूल गए हो। मुझे माफ कर दो मेरी गुड़िया, आगे से ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। राहुल ने सोना का माथा चूमते हुए कहा। मुझे माफ कर देना मेरी सोना, अब पापा आपको आइसक्रीम खिलाने ले चलेंगे। इंतजार करते करते मेरी सोना के पेट में चूहे दौड़ रहे होंगे ना। सोना का चेहरा आइसक्रीम का नाम सुनते ही चमक जाता है। हाँ पापा, बहुत जोर से भूख लगी है। मैं आज चॉकलेट वाली आइसक्रीम खाऊंगी, वो भी 2-2। हाँ, बिल्कुल, मेरी तरफ से आज आपको 2 आइसक्रीम। अब चलें मिस्टर राहुल। तभी पीछे से सोना की क्लास टीचर की आवाज आती है। राहुल पीछे पलटकर देखता है तो सोना की टीचर वहां खड़ी उन्हें देख रही होती है। मैडम, सोना के साथ रहने के लिए धन्यवाद, प्लीज मुझे माफ कर दें। राहुल ने टीचर को धन्यवाद दिया। दरअसल सुबह जब राहुल सोना को छोड़ने आया था तो उसे यही मैडम मिली थी। पहले तो मैडम थोड़ा मुस्कुराई, लेकिन जब उसने राहुल के शरीर पर शराब की गंध महसूस की तो उसकी भौहें तन गईं। मिस्टर राहुल, हम 5 बजे स्कूल बंद करते हैं, प्लीज अगली बार टाइम पर आइएगा। बच्ची के पिता होकर भी आप इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? आगे से प्लीज बच्ची को समय पर लेने आए, और जिस स्थिति में आज आप यहाँ खड़े हैं ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसका ध्यान रखें। मैडम ने राहुल को गंभीरता से देखा और आगे कहा, इसके अलावा सोनाक्षी बड़ी हो रही है, उसे शराब या सिगरेट को छूने ना दें। राहुल कड़वाहट से मुस्कुराया, थोड़ा शर्मिंदा भी हुआ और बोला, मैडम चिंता मत करिए, ये चीज़ें मेरे घर पर नहीं है, आगे से मैं इन सभी बातों का ख्याल रखूंगा। रोमिला के फादर सोनाक्षी को घुमाने ले जाना चाहते हैं, क्या आप उन्हें जानते हैं? मैडम ने राहुल से पूछा। पापा, रोमिला और मैं दोस्त हैं। रोमिला का नाम सुनकर सोना ने राहुल की बाहों से अपना सर उठाया। उसने मुझे अपने घर पर खेलने के लिए भी बुलाया है। सोना को देखते हुए राहुल एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और उसने पूछा, रोमिला के पापा, क्या उनका नाम पलाश है? मैडम ने हाँ में सर हिलाया तो राहुल ने भी आगे से जवाब दिया, जी हाँ, हम एक दूसरे को जानते हैं। मैडम, मैं आपको इसके बारे में बताने ही वाला था। भविष्य में मेरे अलावा हर महीने रोमिला के पिता सोना के पिकअप और ड्रॉप ऑफ के लिए जिम्मेदार होंगे। पापा, क्या आप मुझे छोड़ने और लेने नहीं आएंगे? जैसे ही राहुल ने बोलना खत्म किया, सोना ने नम आंखों से उसकी ओर देखा। मैं अब रोमिला के साथ दोस्ती नहीं करूंगी पापा, मुझे ये सब नहीं चाहिए।
राहुल ने सोना के चेहरे पर चुटकी ली और कहा, पापा ने ये नहीं कहा है कि मैं आपको नहीं चाहता। बात सिर्फ इतनी है कि आपके पापा भविष्य में रोमिला के पापा की कंपनी में काम करने जाएंगे, इसीलिए अब से आप उनके साथ ही स्कूल आओगे और जाओगे, ताकि आपको आपके फ्रेंड की कंपनी भी मिले। तो मैं रहूंगी तो आप ही के साथ ना? सोना ने घबरा कर पूछा। अरे अगर आप मेरे साथ घर पर नहीं रहेंगी तो कहाँ जाएंगी? राहुल ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, अरे मेरी रानी, हम आपको अब कहीं नहीं जाने देंगे, आप मेरे साथ ही रहोगी। ये सुनकर सोना ने राहुल को गाल पर चूमा, सर हिलाया और कहा, मेरे पापा सबसे अच्छे हैं। मिस्टर राहुल, आपके और आपकी बेटी के बीच इतने अच्छे संबंध हैं, भगवान करे आप दोनों का प्यार इसी तरह गहराता रहे। सोना की मैडम ने पिता और बेटी के बीच प्यार को देखते हुए कहा, अब से अगर मिस्टर पलाश सोना को लेने और छोड़ने आते हैं तो सोना को उनके साथ जाने दें। ठीक है, मिस्टर पलाश का ड्राइवर ले जाएगा। इतना कहकर मैडम ने हाँ में सर हिलाया। मैंने आज आपको वैसे ही परेशान कर दिया और मैं अब अपनी बेटी को पिक करने में कभी लेट नहीं होऊंगा। एक बार फिर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए। थैंक यू सो मच। राहुल ने बाहर निकलते हुए कहा, सोना बेटा, मैडम को बाय कहो। ये सुनकर सोना ने विनम्रता से अपना हाथ हिलाया और कहा, गुड बाय मैडम। गुड बाय बेटा। कहीं पलाश पर इतना भरोसा करके राहुल कोई गलती तो नहीं कर रहा है? कहीं वो पलाश की किसी चाल में तो नहीं फंस जाएगा? इस प्यारी सी कहानी में क्या होगा अगला ट्विस्ट, ये जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ। सोना को स्कूल से लेट लेने जाने की वजह से राहुल उदास महसूस कर रहा था। इसीलिए घर लौटने के बाद सोना ने चाहे जो भी डिमांड की, राहुल ने वो मान ली। इसका परिणाम ये हुआ कि सोना राहुल को कहानियां सुनाने के लिए परेशान करती रही और वो रात के 1 बजे तक बिस्तर पर नहीं गई। अगले दिन जब सूरज ने क्षितिज पर सुनहरी रोशनी डाली, सोना तब भी बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी, ठीक वैसे ही जैसे स्नो वाइट और ड्वार्फ्स में राजकुमारी गहरी नींद में सो रही थी। जब सुबह के 7 बजे तो राहुल धीरे से सोना के कमरे में गया और आज के लिए सोना के कपड़े और स्कूल के लिए उसकी जरूरत की चीजों को तैयार करने लगा। पापा, आप क्या कर रहे हैं? सोना, जो गहरी नींद में सो रही थी, अचानक बिस्तर से उठ बैठी। अपनी नींद भरी आंखों को मलते हुए और अपनी नाक को थोड़ा सिकोड़ते हुए उसने कहा, ओह, 7 बज गए हैं, सोना को अभी स्कूल जाना है। अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में सोना बहुत सी चीजें जानती है। घड़ियां देखती है, कई पात्रों को जानती है और पियानो बजा सकती है। वाह, हमारी सोई हुई राजकुमारी आखिरकार जाग गई। पापा यहाँ आपकी स्कूल जाने में मदद करने के लिए आए हैं। राहुल ने आगे कदम बढ़ाया, सोना के कोमल छोटे छोटे चेहरे की चुटकी ली और उसे कपड़े पहनाने लगा। सोना, जो स्पष्ट रूप से उठने की वजह से गुस्से में थी और आलस से भरी हुई थी, उसने राहुल से पूछा, पापा, क्या आप मेरे साथ स्कूल चलोगे? आज पापा आपके साथ चलेंगे, लेकिन आज से तुम रोमिला के साथ और अच्छी तरह से मिलोगी, ठीक है? रोमिला पलाश की दूसरी बेटी है, जो सोना से 2 महीने बड़ी है। सोना को नहलाने के बाद दरवाजे की घंटी बजी। राहुल ने दरवाजा खोला और सूट पहने मिस्टर पलाश की आकृति उसके सामने दिखाई दी। राहुल अचंभित हो गया। अब जब कॉन्ट्रैक्ट हो ही गया है तो उसकी शर्तें भी पूरी होनी चाहिए। रोमिला और सोना एक ही नर्सरी स्कूल में जाते हैं और मैं उन्हें एक साथ ले जाने आया हूँ। पलाश के रवैये ने स्पष्ट कर दिया था कि वो राहुल पर ज्यादा भरोसा नहीं करता है और डरता है कि वो उसकी कंपनी को छोड़कर भाग सकता है। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस बात पर हंसना चाहिए या रोना। उसने पलाश को देखकर कहा, मिस्टर पलाश, क्या आप थोड़ी जल्दी नहीं कर रहे हैं? मैंने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। क्यों? क्या आप अभी भी अपनी जुबान से फिर सकते हैं? देखो राहुल, मैं आपको बता सकता हूं, अगर आप मेरी कंपनी न्यू आर्टिस्ट मीडिया ज्वाइन करते हैं तो आपको पछतावा करने का मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद राहुल ने फौरन रोमिला की तरफ देखकर कहा, क्या ये आपकी बेटी है? वो वास्तव में बहुत सुंदर बच्ची है। इस पर पलाश बोला, हाँ मुझे देखो, मैं तुम्हारा परिचय देना भूल ही गया। इतना कहकर पलाश ने घर में अंदर जाकर सामान मेज पर रखते हुए एक छोटी सी बच्ची को खींच लिया। ये मेरी बेटी रोमिला है। रोमिला, राहुल अंकल को हाय बोलो। छोटी बच्ची थोड़ी शर्मीली थी। उसका गोरा चेहरा लाल हो गया और उसने अपना सर नीचे कर लिया। अपना सर हिलाते हुए उसने धीरे से कहा, हेलो राहुल अंकल। सोना, देखो कौन आया है। अपने पापा की पुकार सुनकर सोना बाहर आई। जब उसने रोमिला को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई और वो उसकी ओर भागी। हालांकि जब उसने पलाश को देखा
जो कि एक साफ सुथरे सूट में रोमिला के बगल में खड़ा था, तो वो अचानक रुक गई। फिर उसने रोमिला को देखा और फिर से पलाश को देखा, मानो जैसे वो कुछ कंपेयर कर रही हो। सोना, तुम क्या सोच रही हो? पलाश ने सोना के उलझन भरे चेहरे को देखकर हंसते हुए पूछा। तभी राहुल बीच में बोल पड़ा, सोना बेटा, ये अंकल पलाश हैं, आपकी फ्रेंड रोमिला के पापा, हेलो बोलो इन्हें। सोना हल्का सा मुस्कुराकर बोली, हेलो पलाश अंकल। हाँ, बेहद क्यूट बच्ची है सोना तो। बेटा, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप बस चाचा को बताओ, ठीक है? चाचा उसे आपके लिए खरीद लेंगे। और अभी आपके लिए ये गुड़िया है मेरे पास। सोना ने गुड़िया को देखा और उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। उसने अपना सर उठाया और राहुल की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। पापा? उसने एक तरह से राहुल को ऐसे देखा मानो वो उससे इजाजत मांग रही है कि क्या वो गुड़िया पलाश से ले या नहीं। राहुल ने थोड़ा सोचा और फिर हाँ में सर हिलाया। थैंक यू अंकल। सोना गुड़िया ले लेती है। जब तक उसकी बेटी खुश है, राहुल के पास पलाश के गिफ्ट स्वीकार ना करने का कोई कारण नहीं है। हाँ, पर भविष्य का कोई कुछ नहीं कह सकता। थैंक यू पलाश अंकल। सोना खुश हो गई और वो कुछ देर वहीं खड़ी रही। उसने कुछ देर सोचा और फिर अपने कमरे में वापस चली गई। थोड़ी देर बाद वो अपने हाथ में कागज के कुछ छोटे टुकड़े लेकर बाहर आई। रोमिला, ये वो बच्चे हैं जिन्हें मेरे पापा ने मेरे घर पर इनवाइट किया था। देखो, ये बदसूरत बतख का बच्चा है, ये टर्की है। सोना कार्टून्स को हमेशा एक खजाने की तरह सहेज कर रखती है और शायद ही उन्हें कभी दूसरों को दिखाती है, लेकिन अब वो इन्हें रोमिला को दिखा रही है। मतलब एक तरह से दोनों की दोस्ती बढ़ रही है। वाह, क्या प्यारा सा बतख है। रोमिला ने अपना सर झुका लिया। उसकी दो बड़ी बड़ी आंखें चमकने लगी। मैं तुम्हें बदसूरत बतख के बच्चे की कहानी बाद में सुनाऊंगी। सोना ने रोमिला को एक तरफ खींच लिया। दो नन्हे मुन्नों को अच्छी तरह से साथ खेलते देख राहुल और पलाश एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। राहुल, क्या तुमने कोई वकील ढूंढा? दोनों नाश्ते की मेज पर बैठकर बात करने लगे। पलाश खुद ही उठकर फ्रिज में से सामान निकालने लगा। रोमिला, सोनाक्षी, नाश्ते के लिए आ जाओ, नाश्ते के बाद स्कूल भी जाना है। पलाश को इस तरह देखकर राहुल ने बेबसी में अपना सर हिलाया और मनी मन सोचा, इस आदमी ने तो वास्तव में इसे अपना घर ही मान लिया है। फिर वो पलाश से बोला, नहीं, मुझे वकील की जरूरत नहीं है। इतने में पलाश खुद ही रोमिला और सोना को नाश्ते के लिए लेकर आया। फिर राहुल आगे बोला, मुझे विश्वास है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को अच्छी और सच्ची तरह से तैयार करेंगे। राहुल ने अपने पिछले जन्म में अनगिनत कॉन्ट्रैक्ट्स को पढ़ा है, यहाँ तक कि अगर न्यू आर्टिस्ट मीडिया के लोग कॉन्ट्रैक्ट में कुछ हेरा फेरी करते हैं तो वो उन सभी का पता लगा सकता है, और अगर कुछ हेरा फेरी हुई तो न्यू आर्टिस्ट मीडिया को फायदे से ज्यादा नुकसान होगा। राहुल ने मन में सोचा कि राहुल कितना बड़ा दिल है, और राहुल का ये बोलने के पीछे इरादा भी यही था। वैसे एक बात और है। बन खाते खाते पलाश ने बोलना जारी रखा, चूंकि हम एक स्टूडियो स्टैब्लिश कर रहे हैं तो हमारे पास एक नाम होना चाहिए जिसे कॉन्ट्रैक्ट में लिखना होगा। राहुल ने कुछ देर सोचा और कहा, चलो इसे सोनाक्षी स्टूडियो कहते हैं। सोनाक्षी स्टूडियो। ये सुनकर पलाश सोच में पड़ गया। फिर कुछ देर बाद वो सोना और रोमिला को स्कूल छोड़ने निकल गए। सोनाक्षी और रोमिला को स्कूल छोड़ने के बाद पलाश राहुल को अपनी कंपनी में ले गया। न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी पूना हाईटेक आर्ट डेवलपमेंट जोन में स्थित है। ये 21 मंजिला ऑफिस बिल्डिंग है। ये कहना ज्यादा सही है कि न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी एक कंपनी के बजाय एक समूह है। इस समय न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी के 21वें मंजिल पर कार्यालय में ये बात पहले ही फैल चुकी है कि उनकी अपनी कंपनी के बॉस पर्सनली जाकर एक अननोन न्यू कमर को साइन करके आए हैं, और वो साथ में मिलकर एक स्टूडियो भी खोलने वाले हैं। अरे, क्या आपने सुना है? कंपनी ने एक नए व्यक्ति को साइन किया है। अरे, ये तुम गलत बोल रहे हो। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने एक नए व्यक्ति को साइन किया है, लेकिन असल में बॉस ने एक नए व्यक्ति को साइन किया है। क्या इस बात में कोई अंतर है? क्या ये नया आर्टिस्ट हमारी कंपनी का कलाकार नहीं है? गलत, ये हमारी कंपनी का स्टूडियो ओनर है। 21वीं मंजिल का ऑफिस न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी के सभी वरिष्ठ कर्मचारियों का कार्यालय है। फिलहाल कंपनी के सभी वरिष्ठ कर्मचारी काम कर रहे हैं। ये उच्च स्तरीय अधिकारी इतने हैरान हैं। कंपनी के अधीन काम करने वाले कलाकारों को जब इस बात का पता चलेगा तो उनकी आंखें ईर्ष्या से लाल हो जाएंगी। ठीक है, बात करना बंद करो, बॉस यहाँ है। एक तेज तर्रार व्यक्ति ने पलाश को इमारत के दरवाजे पर चलते हुए देखा और झट से कहा। इमारत में खबर फैलने की गति बहुत तेज थी और जल्द ही उच्च स्तरीय लोग शांत हो गए, लेकिन सभी ने अपनी गर्दन सीधी की और लिफ्ट की दिशा में देखा। राहुल, ये कंपनी के उच्च स्तरीय कर्मचारियों का ऑफिस है। पलाश पहले लिफ्ट से बाहर निकला। मेरा ऑफिस सबसे नीचे है। अगर तुम्हें भविष्य में किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस सीधे मेरे ऑफिस में आ जाना। यह सुनकर राहुल ने सिर्फ सिर हिलाया, कोई जवाब नहीं दिया, और वो चुपचाप आसपास के माहौल को देखने लगा। दोनों बॉस के कार्यालय तक गए और कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट ने
अलग अलग डिपार्टमेंट्स की कांच की खिड़कियों के थ्रू इस न्यू कमर का चेहरा पहली बार देखा। अरे क्या ये वही लड़का नहीं है जिसने मुलाकात रेस्टोरेंट में गाना गाया था? क्या बात कर रहे हो, ये कोई ऐसा हो सकता है जो फेमस नहीं है? अरे चलो ना, लीगल टीम के पास चलते हैं और पूछते हैं इस लड़के के लिए किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया गया है। सीनियर अधिकारियों ने कुछ देर तक चर्चा की, फिर दंदनाते हुए कानूनी टीम के कार्यालय की तरफ चल पड़े। वही पलाश का कमरा मतलब बॉस का कमरा 100 वर्ग मीटर से अधिक का है, जो अंदर और बाहर 2 कमरों में डिवाइडेड है। डेस्क, सोफा और बुक शेल्फ के अलावा वहां जो होना चाहिए वो सब है। बाहर वाले कमरे में कई फिटनेस उपकरण भी हैं। ऐसा लगता है कि पलाश की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है और वो काफी हेल्थ कॉन्शियस है। दोनों टेबल पर बैठे और पियन कुछ चाय पानी लेकर आया। पलाश ने ड्रॉर से कॉन्ट्रैक्ट निकाला और उसे राहुल को सौंप दिया और कहा, चलो एक नजर डालते हैं, नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है। राहुल ने कॉन्ट्रैक्ट लिया और ध्यान से इसे पढ़ने लगा। जल्द ही कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के बाद राहुल ने तसल्ली की कि नए ड्राफ्ट में कोई हेराफेरी नहीं थी और तो और जानकारी को स्पष्ट रूप से लिखा गया था। राहुल ने कॉन्ट्रैक्ट को अपने हाथ में रखते हुए देखा और पलाश ने मुस्कुराते हुए पूछा, ये कैसा है? अगर तुम संतुष्ट नहीं हो तो हम इसे फिर से चेंज कर सकते हैं। कोई बड़ी समस्या नहीं है। राहुल ने अपना सर हिलाया। बात बस इतनी है कि मैं आपसे अन्य चीजों के कॉपीराइट के बारे में बात करना चाहता हूँ। अन्य चीजें? पलाश ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, अन्य चीजों के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम स्टूडियो नहीं छोड़ते, कंपनी तुम्हारी अन्य चीजों से इनकम शेयर नहीं करती। इसके बारे में सोचने के बाद पलाश ने कहा, ठीक है, इस शर्त को कॉन्ट्रैक्ट में जोड़ा जा सकता है। मैं कानूनी मामलों की डिटेल्स पर काम करवाता हूं। राहुल ने सहमति में अपना सिर हिलाया। दोनों पार्टीज के इस तरह से शर्तों को ऐड करना और उन्हें क्लियर करना अच्छा है, ताकि भविष्य में किसी कंट्रोवर्सी से बचा जा सके। नॉर्मल बिजनेस डिस्कशन जैसी कोई चीज नहीं होती है जहां आप आते हैं और साइन करके चले जाते हैं। इस तरह फ्यूचर पार्टनर्स ने पीसफुल और कोर्डियल माहौल में एक स्टूडियो के समझौते पर बातचीत की। इसके बाद पलाश ने अपने लीगल एडवाइजर को बुलाया। राहुल के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट को अमेंड किया गया और 3 कॉपीज प्रिंट की। राहुल ने इसे फिर से बहुत गंभीरता से देखा और अपने नाम के सामने जल्दी से साइन किए और अपना फिंगरप्रिंट भी लगाया। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट राहुल के लिए सही रहेगा? अभी तो सब अच्छा दिख रहा है, पर क्या पलाश सच में इतना सुलझा हुआ है? इस प्यारी सी कहानी में क्या होगा अगला ट्विस्ट, ये जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ।